हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का आरटीपी सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो कि आपके जून 2023 एग्जाम्स के लिए रिलीज किया गया है। इस आरटीपी को आप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिफोर मैं चर्चा की शुरुआत करूं, बिफोर मैं आपके साथ इसको सॉल्व करना शुरू करूं, मैं आपके साथ दो चार बातें करना चाहता हूं, तो प्लीज मेरी बात को थोड़ा पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात यह कि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो इस आरटीपी में है, मैं प्रॉपर्ली आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने आप से सॉल्व नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को देखते देखते अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ आप भी लिख के प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा। दूसरी बात, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इस वजह से अगर मैं पूरी आरटीपी एक ही वीडियो में कवर करूं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो आरटीपी का डिस्कशन होगा वो पार्ट्स में होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सारे पार्ट्स जरूर इसको देखना। मैं पूरा जो है इसका प्लेलिस्ट बना लूंगा, एक सेपरेट आरटीपी जून 2023 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके पार्ट्स को आराम से देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर मैं पहले आपके साथ एक ओवरव्यू दूं इस आरटीपी का, जो मैंने देखा है, मैंने पूरी आरटीपी देखी है, स्टडी की है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं अगर मैं, कि कोई क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है इसमें, तो डिफिकल्टी लेवल कुछ खास नहीं है, काफी रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस है। लेकिन एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इस आरटीपी में। वो क्या? मेरे को पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है, इस आरटीपी को रिलीज करने से पहले किसी ने भी इसको बिल्कुल भी प्रूफ रीड भी नहीं किया है, किसी ने इसको रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि इसमें इतनी गलतियां हैं, और कुछ छोटी मोटी गलती नहीं, एक हाथ तो इसमें बहुत मेजर ब्लंडर्स है। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप जब इस आरटीपी को देखो मेरे साथ साथ, तो मैं आपको कई सारी गलतियां बताऊंगा, कुछ कुछ मैं मेजर ब्लंडर्स बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कंसाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो हो गया, उसमें मेजर ब्लंडर्स है। तो मैं आपको ब्लंडर्स बताते रहूंगा, सारी मिस्टेक्स बताता रहूंगा। तो आप कहीं उसको मार्क करते रहना या आप कहीं इसको नोटिंग करते रहना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक ईमेल जरूर डालना इंस्टीट्यूट को, सारी मिस्टेक्स को लिख के एक जस्टिफिकेशन मांगना। सिर्फ गलती बतानी नहीं हमें इंस्टीट्यूट को, हमें जस्टिफिकेशन मांगनी है कि ऐसे खतरनाक खतरनाक ब्लंडर्स कैसे हैं इस आरटीपी में, और ऐसे ब्लंडर्स अगर एग्जाम में हो गए जिसकी वजह से हमारा कुछ नुकसान हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी आपको बात समझ नहीं आएगी जब मिलकर मैं आपको गलतियां बताऊंगा, जब आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो काफी चिंताजनक बात है। एक हाथ दो जगह तो मैं बहुत आपके लिए कंसर्न हूं। तो प्लीज ऐसा जरूर करना। कौन सी ईमेल आईडी पे हमें मेल डालनी है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अपने साइड से भी ईमेल जरूर डालूंगा, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप ईमेल जरूर डालना, बिकॉज वो आपकी भलाई के लिए बात है। बिकॉज मुझे बहुत चिंता है कि एग्जाम में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग इस आरटीपी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आरटीपी के क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा, जो आपका एग्जाम होता है इसमें 12 मार्क्स का, आउट ऑफ 100 मार्क्स 12 मार्क्स का कंपलसरी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होता है, जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो आप लोग ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल अभी से करोगे, स्टार्टिंग से करोगे तो ही हो पाएगा। आपको लगेगा कि मैं एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले देख लूंगा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन या देख लूंगी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, तो वो नहीं हो पाएगा बाद में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत पैनिक करते हैं। राइट, चलो तो देखते हैं कि क्या क्या सवाल डाले हैं ट्रू फॉल्स के इंस्टीट्यूट ने। तो फर्स्ट में कहता है, प्रायर पीरियड आइटम्स नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द करेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है कि प्रायर पीरियड आइटम्स जो होते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब आपको याद होगा कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टिफिकेशन में, क्वेश्चंस में हम जब रेक्टिफिकेशन करते हैं आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो हम एक प्रायर पीरियड अकाउंट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो कह रहा है कि इस तरह की जो एडजस्टमेंट्स होती है प्रायर पीरियड आइटम्स की, पुराने साल के आइटम्स की जो भी एडजस्टमेंट होती है, उसको हमें
करेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक स्टेटमेंट पढ़ के ही फील हो रहा होगा आपको, बिल्कुल पता लग रहा होगा, और आपने तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर रखे हैं कि बिल्कुल फॉल्स है ये, बिकॉज हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि भाई प्रायर पीरियड आइटम्स हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है और प्रॉपर्ली हमें बताना होता है कि इन प्रायर पीरियड आइटम्स की वजह से हमारे प्रॉफिट या लॉस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बस इसको आप फॉल्स लिख दोगे और अपने हिसाब से एक रीजनिंग बना लेना, रीजन लिख लेना इंग्लिश में थोड़ी ठीक ठाक ढंग से। ठीक है, चलो, जो इंस्टीट्यूट ने रीजन लिखा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपको वही रीजन लिखना, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, जबरदस्ती का रीजन नहीं, प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी खर्चा है जिसको हम एडवांस में पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, प्रीपेड सैलरी की बात कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा है। यस सर, इज नॉट एन एक्सपेंस। ठीक है, सही बात है, प्रीपेड सैलरी तो एसेट होती है ना, एक्सपेंस तो होता नहीं, सही बात लग रही है अभी तक। बिकॉज इट नीदर रिड्यूसेस एसेट्स नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज। तो बताओ क्या है ये, ट्रू है कि फॉल्स है? सर दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज ट्रू, राइट। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ ही आ गया कि प्रीपेड सैलरी मतलब सैलरी पेड इन एडवांस एक एसेट है, खर्चा नहीं है। तो इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। हो सकता है आगे के पार्ट में थोड़ा सा आप फंसो इस वाले पार्ट में, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल दूंगा आप समझ जाओगे। देखो पीएनएल में हम जो भी खर्चे डालते हैं या लॉस डालते हैं, उससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे या तो एसेट्स कम होते हैं या हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल देता हूं, तो दे देता हूं खर्चों की, नुकसान की, लॉस की, आप अपने आप एग्री कर जाओगे मेरी बात से। पहले मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कोई एक्सपेंस पे करा, मैंने मान लो कोई करंट ईयर का एक्सपेंस था, वो पे करा कैश में या बैंक में। अब बताओ एक्सपेंस जब मैं पे करता हूं तो मेरा कैश या जो भी है बैंक वो कम होता है, तो कैश या बैंक एक एसेट है, तो यानी ये खर्चा है जिससे मेरा एसेट कम हो रहा है। सिमिलरली हमको ये भी पता है कि जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम लोग करंट ईयर के खर्चों में ऐड करके दिखाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से क्या होता है भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है। और एग्जांपल दो सर, ठीक है, हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, हम डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हैं, तो इससे मेरी फिक्स्ड एसेट की क्या होती है, वैल्यू कम होती है, यानी अगेन मेरी एसेट की वैल्यू कम होती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लास्ट एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहीं ना कहीं हमारे गुड डेटर्स को कम करता है। हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कह रहा हूं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे गुड डेटर्स यानी एसेट एक और कम होते हैं। या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है। चाहे आप दोनों भी नजरियों से देख सकते हो। तो इन क्रक्स क्या बात निकल के आ गई कि भाई जो भी खर्चे नुकसान हम डालते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी या तो एसेट की वैल्यू कम होती है या हमारे लाइबिलिटी बढ़ती है, राइट। तो यही कह रहा है वो, जस्टिफिकेशन दे रहा है कि भाई देखो सैलरी पेड इन एडवांस क्या एसेट है, तो इससे ना ही मेरा कोई एसेट कम हो रहा है बल्कि सैलरी पेड इन एडवांस तो एक एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है, रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा, और लाइबिलिटी भी कोई मेरी इंक्रीज नहीं हो रही। तो इस रीजन से हमने बोल दिया कि इट इज नॉट एन एक्सपेंस। तो जो दोनों भी पार्ट्स है पूरे स्टेटमेंट के वो ट्रू है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एक अपनी रीजनिंग लिख के आना। प्लीज ध्यान देना, ट्रू लिख के ऐसा नहीं है कि आप उठा के जो रीजन मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको वापस कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, दैट इज नॉट अ रीजन। आपको अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन जरूर करना है, तो कुछ आप वैल्यू एडिशन जरूर कर लेना, राइट। तो चाहे तो जैसे मैंने आपको समझाया, आप थोड़ा सा इसी को अपनी भाषा में शॉर्ट में समझा देना, ठीक है। और बाकी इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर तो बिल्कुल देखना ही, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको रीजन कैसे लिखना है। चलो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल्स आउट, एरर्स ध्यान देना, एरर्स यानी एक से ज्यादा एरर्स की बात कर रहा है, कैंसल्स आउट द एरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स। तो पहले इतना यहां तक रुक जाते हैं। तो भाई कंपनसेटिंग एरर्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो हम जितने भी हम नेचर मतलब जितने भी हम टाइप ऑफ एरर्स पढ़ते हैं उसमें एक ये कंपनसेटिंग एरर्स ही होते हैं जिसमें हम एक से ज्यादा एरर्स की बात करें, कोई सिंगल एरर की बात नहीं करते, एक से ज्यादा एरर्स की बात करते हैं जिसमें दोनों भी एरर्स आपस में मतलब नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो यही स्टेटमेंट लिखी है। तो क्या यहां तक कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रही है? नहीं लग रही। यही लग रहा है कि कंपनसेटिंग एरर्स का ही उसने मीनिंग लिखा, तो यहां तक स्टेटमेंट करेक्ट लगी रही है। फिर आगे देखो उसने क्या बोला, एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ओहो,
तो भाई कंपनसेटिंग एरर्स में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते हैं कि कंपनसेटिंग एरर्स में ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करता है, ट्रायल बैलेंस नहीं इफेक्ट होता। तो ये स्टेटमेंट इसकी मतलब यहां पे इनकरेक्ट हो गई, राइट। दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट और इस पर्टिकुलर हाईलाइटेड लाइन की वजह से ये ओवरऑल स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो गई। इवन तो उन्होंने कंपनसेटिंग एरर्स का मीनिंग सही लिखा, लेकिन ये वाली बात उन्होंने गलत लिख दी, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। और रीजन तो बहुत सिंपल है, पहले तो जो उन्होंने सेंटेंस पहला वाला पार्ट का जो लगा रखा है उसी को चिपका देना, राइट, और फिर आगे लिख लेना कि ट्रायल बैलेंस टैली करती है, ट्रायल बैलेंस एग्री करती है हमारी इस एरर में। तो ये हमारा रीजन भी हो गया, ठीक। चलो और देखते हैं, द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपका जो फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का जो चैप्टर होता है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट में हम लोग देखते ही हैं कि जो बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू होती है उसको हम लोग कहां पे क्रेडिट करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में करते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल, आई थिंक ये वाला हो गया, तो बिल्कुल सिंपल फॉल्स हो गया। रीजन भी सिंपल हो गया कि हम कहां क्रेडिट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। फिफ्थ पढ़ते हैं, इस पे एक स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये इंस्टीट्यूट कई बार डालता है ट्रू फॉल्स में। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल, ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो उससे ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है कंसाइनी में, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये फॉल्स है, राइट, क्योंकि कंसाइनी क्या है, कंसाइनी बस एक एजेंट है कंसाइनर का, दैट्स ऑल। तो कंसाइनी तो कभी ओनर बनता ही नहीं गुड्स का, ओनरशिप तो डायरेक्टली कंसाइनर से कस्टमर के ऊपर जाती है, ट्रांसफर होती है। तो कंसाइनी के पास क्या ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती। मैं कीवर्ड लिखवा रहा हूं जो आपके आंसर में होना चाहिए, पोजीशन ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, एक बात लिखनी कि कंसाइनी हमारा नहीं, मतलब कंसाइनर का एक एजेंट होता है, और जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो मेयरली पोजीशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, राइट। तो ये कीवर्ड जरूर लिखना, पोजीशन। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में नहीं लिख रखा पोजीशन, हालांकि पुराने पहले के जब वो सवाल डालते थे तो वो लिखते थे वहां पे पोजीशन, बट इस आरटीपी के आंसर में नहीं लिखा। बट आप ये वर्ड जरूर लिखना बिकॉज इसमें ये बहुत मेजर कीवर्ड है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, आई होप सो। सिक्स्थ पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रेडिंग इंटरेस्ट अराइजेस व्हेन द ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन फॉल्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट करेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ना। रेडिंग इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट आता ही कब है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम डालते हैं अकाउंट करेंट में, उसकी ड्यू डेट ऑफ अकाउंट करेंट से आगे भाग जाती है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 31 दिसंबर तक का अकाउंट करेंट बना रहे हैं और कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी ड्यू डेट पड़ जाती है मान लो 15 जनवरी, यानी आफ्टर 31 जनवरी, आफ्टर 31 दिसंबर, तो उस केस में रेडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो अब इसमें आप वैल्यू एडिशन के लिए क्या लिख सकते हो, आप इसमें थोड़ा सा एडिशन करके लिख देना कि रेडिंग इंटरेस्ट का हम एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वैल्यू एडिशन करना, ये नहीं कि बस स्टेटमेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर दी, थोड़ा सा आपको जरूर से अपने साइड से वैल्यू ऐड करना। ट्रू तो लिख ही दोगे, थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर देना। क्या लिख सकते हो कि आप रेडिंग इंटरेस्ट में करते क्या हो, आप ऑपोजिट साइड रेडिंग एक प्रोडक्ट ले लेते हो। तो इस प्रकार से आप जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने क्वेश्चन पे करते हो उसी को यहां पे अंग्रेजी में लिख लेना, तो आपका रीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ, ये भी सवाल इंस्टीट्यूट कई बार ट्रू फॉल्स में डाल चुका है और मेरे को वैसे पक्का याद नहीं, शायद ये स्टडी मटेरियल में भी है या पुरानी स्टडी मटेरियल में होता था, शायद लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, बट ये इंस्टीट्यूट कई बार डाल चुका है। क्या कहता है, नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन, जैसे कोई आप प्रोफेशन समझ लो, जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो एक वोकेशन हो गया, है ना। कोई आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई डॉक्टर वगैरह हो गया, इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस वाली जो है ना ट्रू फॉल्स को मैं बोलूंगा आप रट लो, बिकॉज स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं बता देता हूं पहला आंसर इसका कि स्टेटमेंट फॉल्स है। इस केस में नेट इनकम आपको जब डिटरमाइन करनी है, तो नेट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं डिटरमाइन होती वोकेशन के केस में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डिटरमाइन होती है। ध्यान रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये एनपीओ वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, ये अपने जो प्रैक्टिस कर रहा है वोकेशन उसका अपना एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लो, लर्न इसलिए कर लो बोल रहा हूं क्योंकि मजे की बात थोड़ी है ये कि इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहीं भी नहीं डाल रखा,
लेकिन वो ट्रू फॉल्स में कई बार ही डाल देते हैं, इसलिए मैंने बोला इसको रेड जरूर लेना, कभी भी आपके एग्जाम में ये ट्रू फॉल्स का सवाल आ सकता है। तो लर्न कर लो बस कि इसका आंसर फॉल्स होगा, और आपको लिखना क्या कि नेट इनकम कैसे डिटरमाइन होती है, बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। चलो 8 पढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज इट्स सिक्योरिटीज ओनली लिस्टेड विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? लिस्टेड कंपनीज का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप लॉ पढ़ोगे, लॉ की डेफिनेशन पढ़ोगे, टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ोगे, तो वहां क्या लिखा हुआ है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कहीं नहीं लिखा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको भी हम लिस्टेड कंपनी ही बोलेंगे, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। यहां पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिखा है ये गलत है, हमें रीजन में क्या लिखना है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आपका रीजन का कीवर्ड हो गया। ये नहीं होगा तो मान लो कि नंबर नहीं मिलेंगे रीजन के, राइट, ठीक है, ये भी हो गया। 9th क्या कहता है? ये भी कई बार एक स्टार लगा लेता हूं, हालांकि बड़ा सिंपल है, तो बिल्कुल 12th लेवल का सवाल है। पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो, है ना। ये भी सवाल कई बार वो डाल चुका है, इंस्टीट्यूट कई बार पूछ चुके हैं अपने ट्रू फॉल्स में। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है ना। नो एग्रीमेंट का मतलब नो पार्टनरशिप डीड, उन्हें ये लिखना चाहिए नो पार्टनरशिप डीड। ये तो देखो पहली एक छोटी सी मैंने मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी, हालांकि पहले भी जो ये सवाल डालते हैं इंस्टीट्यूट वह एग्रीमेंट ही लिखते हैं, बट यहां पे उनका जो लिखने का मतलब है, उनकी जो भावनाएं है वो है पार्टनरशिप डीड। बिकॉज एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है ना। तो पार्टनरशिप डीड के केस में हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो क्या करना है, ठीक है। वहां एग्रीमेंट नहीं बोलता वो, राइट। तो यहां टेक्निकली लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड। तो हमको अच्छे से पता है, 12 से पता है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए स्टेटमेंट वैसे क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो बस ये आपके थे सिंपल सिंपल से आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो मैं बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा आपको हल्की फुल्की लर्निंग करनी पड़ती है और थोड़ा आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ता है। उसमें मैं बहुत ज्यादा आपकी सहायता नहीं कर सकता, तो एक बार ऐसे रीड कर लेते हैं क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से उसने पूछे हैं सवाल। डिस्कस द लिमिटेशंस व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई थिंक ये तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो लिमिटेशन से कई बार पढ़ चुके हैं, तो 12वीं में भी पढ़ते हो, 11वीं में भी पढ़ते हो। कई सारे लिमिटेशंस तो आपके ऐसे आ जाते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स का देखो सवाल आता है, तो 4 या मैक्सिमम 5 लिमिटेशन भी लिख के आ जाओगे तो आपके बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या क्या लिमिटेशंस भाई पढ़ते हो कि फाइनेंशियल स्टेट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। यहां पे सिर्फ वही चीजें आती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में हम लिख सकते हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपका नहीं आता इसमें। और क्या लिख सकते हो कि ये बाय नेचर हिस्टोरिकल होता है, तो हमें सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्यूचर की हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। विंडो ड्रेसिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है एंड फलाना ढिंकाना, मतलब कई सारे लिमिटेशंस है। 12वीं में भी पढ़ते हो, यहां पे भी पढ़ोगे, तो आई थिंक ये सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बी भी बड़ा सिंपल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो एक आपको गोइंग कंसर्न को समझा देना है, मीनिंग लिख देना है, एग्जाम्पल लिख देना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझा देना, एग्जाम्पल लिख लेना, काम खत्म हो गया। गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न बेसिकली कहता है कि हम हमेशा मानते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए चलेगा, यानी कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को बंद करने का, ठीक है। दूसरी बात, गोइंग कंसर्न इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। ये हमेशा याद रखना, गोइंग कंसर्न क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। इसका मतलब हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। ओनली अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई है विदाउट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न असम्पशन, तभी हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना होता है। और बाकी आप अपना इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या करेंट या नॉन करेंट में क्लासीफाई करके चलते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो बस इतनी सी बात कहता है कि हम जो अपने एसेट्स होते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। बस यही तो है सिंपल। अगर सिंपल बिल्कुल क्रक्स पे में अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बोलूं तो यही है। बाकी एग्जाम्पल लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, जब फिक्स्ड एसेट्स हम खरीदते हैं तो उसको हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्रीज जब खरीदते हैं तो परचेज को हम कॉस्ट निकाल के दिखाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसकी मीनिंग लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, जो भी चीजें दिमाग में आ जाए लिख डालना। क्लियर? चलो ये भी सवाल हो गया। आओ
अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से आपकी एक्चुअली में जर्नल एंट्रीज शुरू हो रही है, तो फटाफट से जर्नल एंट्रीज देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट कहता है अ रनिंग बिजनेस वॉज परचेज्ड बाय मोहन विद फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या क्या एसेट्स हमने लिए, कैश लिया 12,000 का, लैंड लिया 24,000 का, फर्नीचर लिया 6,000 का, स्टॉक लिया 12,000 का, तो ये एसेट हो गया। लाइबिलिटी क्या ली, क्रेडिटर्स लिए 6,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट लिए 12,000 के। एंट्री पास करो। बेहद आसान सवाल, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, इजी हो मुश्किल हो कैसा भी हो मैं सारे आपको करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ साथ करते रहना। तो क्वेश्चन अपने सामने खोल लेना, क्योंकि बार बार मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, बार बार दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो आप प्लीज अपने पास क्वेश्चन जरूर खोल के रखना कहीं पे। चलो तो ए वाला कर रहे हैं हम लोग, इसमें फर्स्ट एंट्री कर लेना मेरे साथ साथ। क्या एंट्री होगी, बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो हम बिजनेस जब टेक ओवर कर रहे हैं, आप ऐसा मान लो कि हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, मतलब एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, परचेज बाय मोहन लिखा है, तो हम मोहन है और हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बस नया बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, किसी और बिजनेस का टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बिजनेस का टेक ओवर करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, जो एसेट्स हमने लिए उसको दिखा देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमने कैश लिया 12,000 का, लैंड लिया, ये भी एसेट है 24,000 का, फर्नीचर लिया, ये भी एसेट है, ये कितने रुपए का लिया हमने 6,000 का, स्टॉक लिया हमने, ये भी एसेट है, ये कितने रुपए का लिया सर 12,000 का लिया, राइट। अच्छा फिर हमने कुछ लाइबिलिटीज ली, एक क्रेडिटर्स को हमने टेक ओवर करा, तो ये क्रेडिट कर देते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं 6,000। एक और लाइबिलिटी हमने टेक ओवर करी, बैंक ओवरड्राफ्ट की, बैंक ओडी 12,000, ठीक है। तो ये एसेट्स डाल दिए, लाइबिलिटीज डाल दी। इतना सब करने के बाद अब एक आपका यहां पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा होगा, कितने रुपए का सर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है देख लेते हैं। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने रुपए का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। ये बच रहा है 36,000 का बैलेंसिंग फिगर, 36,000 का। तो भाई क्या होगा ये बैलेंसिंग फिगर, मैंने आपसे बोला कि आप मानो कि मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आप ऐसा मान के चलो कि मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है भाई, कोई भी बिजनेस होता है एक ऐसी चीज होती है जो हमें डालनी होती है, जिसके बिना बिजनेस चलता नहीं है, क्या, कैपिटल। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए वी रिक्वायर कैपिटल। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर जो मेरी आई वो क्या होगी, कैपिटल अकाउंट, खत्म, एंट्री फिनिश, ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप सो। चलो नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री बिल्कुल सिंपल सी बच्चों वाली, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल 6,000। बिल्कुल बेकार, सिंपल, 11th क्लास का भी बिल्कुल बेसिक सवाल माना जाता है ये। क्या, अगर हमने फ्री सैंपल्स के लिए कोई गुड्स बांट दिए तो क्या एंट्री करेंगे, हम खर्चा दिखा देंगे, ठीक है, बेसिकली खर्चा है। तो आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में इसको दिखा सकते हो, या फिर आप इसको सेल्स प्रमोशन में दिखा सकते हो, जहां आपका मन करे आप इसको दिखा सकते हो। तो एक खर्चा हो गया मेरे लिए। अच्छा मैंने बांटे, क्या गुड्स बांटे, मैंने कोई कैश या बैंक के थ्रू नहीं खर्चा किया, मैंने गुड्स बांटे। तो गुड्स बांटे तो किसको क्रेडिट कर दूंगा, परचेज को। सर परचेज को क्यों क्रेडिट करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो स्टॉक हम परचेज करते हैं, स्टॉक जो हम खरीदते हैं उसको हम डेबिट कहां करते हैं, परचेज अकाउंट में करते हैं। तो उसमें से अब जब मैं कुछ सामान बांट रहा हूं तो मुझे क्रेडिट भी किसको करना चाहिए, परचेज अकाउंट को ही करना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये हो गई आपकी एंट्री फिनिश। चलो थर्ड, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस 12,000। लिस्ट प्राइस मतलब मान लो एमआरपी, ठीक है, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी समझ लो। तो जिसकी लिस्ट प्राइस थी 12,000, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ₹300 कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। तो हमने गुड्स परचेज करे, हाथ के हाथ कैश पेमेंट कर दी, तो एक तो हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला 10% का, और क्योंकि हमने हाथ के हाथ पेमेंट कर दी तो हमें 300 रुपए का कैश डिस्काउंट भी मिला। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या सर, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, उसको हम अपनी कॉस्ट में से एडजस्ट कर देते हैं, और जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो हम काम इसमें कैसे करेंगे, आ जाओ, बहुत सिंपल है वैसे ये भी देखा जाए तो। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है,
परचेज अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, यही मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। देखो 12,000 का लिस्ट प्राइस का सामान खरीदा, लेकिन इसमें से हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो इसमें से 10% माइनस कर देता हूं 12,000 का, है ना। यानी इन अदर वर्ड्स 12,000 का 90% आप निकाल लो तो कितना आएगा, 12,000 का 90% आएगा 10,800। तो मतलब मेरी परचेज कॉस्ट मैं कितनी मानूंगा, 12,000 नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा कि मेरी परचेज कॉस्ट है 10,800, ठीक है। और वैसे मैं इसको आपको इन्वेंट्री के चैप्टर से बिलिंग करवा देता हूं। इन्वेंट्री चैप्टर में हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना सीखते हैं, बड़ा सा हम कई सारी चीजें लिखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कि क्या चीज इंक्लूड करते हैं, क्या चीज एक्सक्लूड करते हैं, तो वहां से इसको एक बार चेक कर लेना कि वहां पे हम यही सीखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो उससे आपका ये लिंक भी हो गया, ठीक है जी। अच्छा, हमने हाथ के हाथ कैश पेमेंट कर ली, मान लो कितनी कैश पेमेंट करी मुझे नहीं पता, भी रुक जाओ, मुझे कुछ कैश डिस्काउंट मिल गया, तो कैश डिस्काउंट हम लोग अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव में हम क्या डालेंगे, कैश डिस्काउंट, और ये उसने रुपीज में ही बता रखा है 300। तो इसका माने क्या, मुझे देने तो थे 10,800, लेकिन उसमें से 300 रुपए का मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने एक्चुअली में कितने रुपए की पेमेंट करी, 10,500 की, खाता, ठीक है जी। चलो हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 10,200 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश में से हमने प्रोप्राइटर का कुछ इनकम टैक्स की लाइबिलिटी पे करी। तो ये बात हम कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं, जब हम अपने सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो प्रोप्राइटर का टैक्स होता है, जो प्रोप्राइटर की अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी होती है, दैट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो इसको आप ड्रॉइंग्स मानते हो, आप बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, क्योंकि प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल टैक्स है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो इसको हम ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हमारी अकॉर्डिंगली इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, फोर्थ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम ये पेटी कैश में से पे कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, पेटी कैश अकाउंट को, ठीक है। तो कितना है 10,200, सिंपल, क्लियर। अच्छा, नरेशन भी लिखनी है तो यार देखो, नरेशन आप लिख लोगे, मैं मान के चल रहा हूं, जो कहानी है, जो जिसकी आप एंट्री कर रहे हो, उसको बस अंग्रेजी में लिखना और कुछ नहीं। तो प्लीज नरेशंस आप अपने आप से लिखते रहना, इतना मैं मानता हूं कि आप कर सकते हो। फिफ्थ, सुमित बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन अ रूपी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 3600। तो सुमित हमारा कोई डेटर होगा जिससे हमें 3600 रुपीज लेने थे, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो सिर्फ 50 पैसा इन अ रूपी दे पाया। 50 पैसा इन अ रूपी का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए के बदले वो 50 पैसे दे पाया। तो सिंपल भाषा में क्या बोल सकता हूं मैं, कि वो 50% ही पैसा दे पाया। चलो, तो अब इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, बहुत सिंपल है सर ये भी। तो देखो, जो पैसा उसने हमको दे दिया उसको कैश या बैंक में डेबिट कर दोगे, जो पैसा हमें रिकवर हो गया उसको कैश या बैंक में डेबिट कर देंगे। जो पैसा रिकवर नहीं हुआ वो हमारे लिए बैड डेट है, वो अल्टीमेटली हमारे लिए बैड डेट है, तो उसको हम बैड डेट में डेबिट कर देंगे। और क्योंकि डेटर को अब उड़ाना है तो हम लोग डेटर उड़ा देंगे। तो आप या तो सुमित का अकाउंट लिख सकते हो यहाँ पे, या यहाँ पे आप डेटर का अकाउंट लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। तो डेटर तो मेरे पूरे 3600 रुपए से खत्म हो गए, 50% पैसा मुझे मिल गया, तो 3600 का 50% हो गया 1800, रिमेनिंग 1800 नहीं मिला, वो बैड डेट में चला गया, काम खत्म, पैसा हजम, सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आओ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करके बस खत्म करना है, कैपिटल और रेवेन्यू में। आपको रीजन भी नहीं लिखना, वो रीजन भी नहीं मांग रहा आपसे। आओ, अब यहां पे हम लोग पहली अपनी मेजर ब्लंडर पकड़ने वाले हैं। तो प्लीज अगेन लिस्ट बनाना शुरू कर दो, कहीं मार्क जरूर कर दो, ताकि आप फटाफट से मेल लिख पाओ, है ना। और मैं तो करूंगा ही अपने साइड से, देखो, लेकिन जब तक हम सब लोग मिलकर नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स नजर में नहीं आएगी इंस्टीट्यूट के। हमारा टारगेट ये है कि हम प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर सके और हम थोड़ा उनसे जस्टिफिकेशन मांग पाए कि आप बताओ इसको रेक्टिफाई करने के लिए फ्यूचर में क्या करोगे। भाई, आप हमें एज एन अकाउंटेंट रेक्टिफिकेशन सिखाते हो कि अकाउंटिंग एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, तो आप अपनी गलती की कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे फ्यूचर में,
ताकि स्टूडेंट का कोई नुकसान ना हो। हमारा ये टारगेट होना चाहिए, है ना। प्लीज आप ये जरूर करना। मुझे नहीं पता जितने भी बाकी अकाउंट्स के टीचर है जो आरटीपी वगैरह कवर कर रहे होंगे वो इस गलती को कैसे डील कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं करना चाहता हूं प्लीज आप लोगों के लिए कुछ आपकी सहायता करना चाहता हूं। तो थोड़ी सहायता आप करिए, थोड़ी सहायता मैं करूंगा। चलो तो देखो क्वेश्चन में क्या मांगा आपसे, उसने बोला भाई आप एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करो, एक्सपेंडिचर खर्चे को क्लासिफाई करो कैपिटल में या रेवेन्यू में। लेकिन अब पहला पार्ट देखो, और ये गलती वैसे पहले भी इंस्टीट्यूट डाल चुका है इस तरह के सवाल में, पुराने मॉक टेस्ट पेपर्स एंड आरटीपीस में भी ये गलती, सेम गलती रिपीट हो रही है, पहली बार नहीं, ये गलती रिपीट हो रही है। क्या इंश्योरेंस क्लेम हाई तौबा रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर। भाई आप एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करने बोल रहे हो और आप यहां पे डाल रहे हो रिसिप्ट। क्या कोई तुक है इस बात का? आप खुद बताओ। अब आप मेरी बात से शायद समझोगे, मैं जब बोल रहा था कि किसी ने इस आरटीपी को प्रूफ रीड नहीं किया, किसी ने इसको रिव्यू नहीं करा, उठा के सीधा आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। भाई ये पार्ट ही गलत हो गया, भाई गलत हो गया पार्ट। सिमिलरली मैं पहले आपको फोर्थ पार्ट पे लेके आता हूं, फोर्थ पार्ट पे, सेकंड थर्ड कर लेंगे वो ठीक है, फोर्थ पार्ट आ जाओ। डिविडेंड हाई तौबा रिसीव्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड। फिर वही बात, क्या मजाक है भाई, ये कोई एक्सपेंडिचर है? डिविडेंड मिल रहा है, क्या ये एक्सपेंडिचर है कि रिसिप्ट है? तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? ऊपर आप एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई कराना चाह रहे हो और पूछ रहे रिसिप्ट। और मजे की बात है आंसर में उन्होंने क्लासिफाई भी कर रखा है रेवेन्यू और कैपिटल में। इसको उन्होंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रखा है, इसको अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको भी उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रखा है। जो भी है, मतलब जो भी दिखा रहा है वो सारी बातें इमटेरियल हो गई, बिकॉज ये रिसिप्ट है भाई, एक्सपेंडिचर नहीं। बताओ भाई, कुछ तो आपको यार बिल्कुल कितना टाइम लगता है इसको प्रूफ रीड करते ही 2 सेकंड में आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि यहां कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है या कुछ एरर है। ठीक करो ना, बच्चे को क्यों आप परेशान कर रहे हो? स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम के इतने स्ट्रेस में रहता है, जिंदगी में पहली बार वो सीए का एग्जाम दे रहा होता है, उसमें आप उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हो, क्यों? आई डोंट नो। ठीक है, तो ये देखो 2 गलतियां मैंने आपको, ये ब्लंडर है, ये मेरे लिए ब्लंडर है। एक होता है मिस्टेक, छोटी मोटी गलती जो मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है, इंसान से गलती होती है। मैं भी जब कुछ कंटेंट क्रिएट करता हूं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती होती है, तो वो चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया, वो हम मान लेंगे, बट दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर। ठीक है, आओ अब सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है। अमाउंट स्पेंट ऑन या स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिव्स लैंड। तो सिंपल भाषा में कोई हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, जिस भी बात को लेके हो गया, हमारी फैक्ट्री साइट को लेके मुकदमा हो गया, उसके लिए हमने लॉयर की फी पे करी। तो बताओ भाई क्या है बाय नेचर ये जो खर्चा है, क्या ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीजन क्या है? अगर रीजन भी आपसे पूछे, बिकॉज ये जो फी है ये आपकी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाने वाली, ठीक है, ना ही ये कोई नेसेसरी एक्सपेंस है कोई एसेट परचेज करने में, ठीक है, तो ना ही कोई नेसेसरी एक्सपेंडिचर है, ना ही हमारी कोई फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कहानी खत्म। थर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ स्पेशल मशीनरी। हमारे सीएफओ को एक ट्रैवलिंग करनी पड़ी, जरूरी ट्रैवलिंग कुछ करनी पड़ी कुछ स्पेशल मशीनरी खरीदने के लिए। तो देखो ये एक नेसेसरी खर्चा है, मशीनरी परचेज करने के लिए एक नेसेसरी खर्चा है, इसलिए बाय नेचर ये क्या हो गया? बाय नेचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो रीजन वैसे पूछा नहीं, बट रीजन आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ या परचेज ऑफ स्पेशल मशीनरी। सिंपल। ठीक है, तो सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट काट देना क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है ही नहीं। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं सर हम कैश बुक में। चलो तो कैश बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, इंस्टीट्यूट जनरली डालता नहीं है सवाल, तो आपको बेसिकली ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आता है, बट आएगा भी तो ज्यादा मार्क्स का मत एक्सपेक्ट करना, ये 5 मार्क्स के अराउंड का सवाल आएगा तो आएगा, इवन अगर ट्रिपल कॉलम भी आ रहा है तो 5 मार्क्स के अराउंड का आएगा। ठीक है, चलो, और इस सवाल में भी मैं ब्लंडर पकड़वाने वाला हूं, मिस्टेक पकड़वाने वाला हूं, इसमें भी मिस्टेक है। चलो, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, तो आपको अप्रैल 2022 का ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो यार ये तो हम करते ही है, कैश बुक बनाते तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड करते ही हैं। तो एक काम करते हैं, आपको फॉर्मेट तो पता ही है, तो आप एक बार फॉर्मेट तैयार कर लो, मैं भी फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं और फॉर्मेट तैयार करके हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। चलिए तो मैंने तो फॉर्मेट तैयार कर लिया, हालांकि मुझे पता है बहुत गंदा दिख रहा है फॉर्मेट, बट मैं उम्मीद करता हूं आपने भी फॉर्मेट तैयार कर दिया होगा एकदम साफ साफ वाला। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस और उसको हम लोग यहां पे डालते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला उसमें, डेट पे उसने 1 2 3 दिया है, मतलब वो अप्रैल 2022 की डेट है। तो हम भी एक काम कर सकते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं अपने दोनों भी डेट कॉलम में अप्रैल 2022, यहां पे भी लिख देते हैं क्रेडिट साइड में अप्रैल 2022, राइट। तो अब हम भी उनकी तरह शॉर्टकट मार के 1 2 3 करके डेट्स लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बात का लेकिन ध्यान रखना, जो बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, एक हेडिंग प्रॉपर लिखना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एटलीस्ट इतनी हेडिंग लिखना। हालांकि आगे आपको यह भी लिखना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, बट एटलीस्ट इतनी हेडिंग लिखना। और दूसरी बात, डेट हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो अकाउंट्स का, अगर क्वेश्चन में जितनी पूरी डेट दे रखी है आपको पूरी डेट लिखनी होती है विद ईयर। बच्चे कई बार शॉर्टकट मारते हैं, ईयर नहीं लिखेंगे या कुछ ऐसी छोटी मोटी गलती करते हैं, तो इससे आप क्या है, आप एग्जामिनर को मौका दे रहे हो नंबर काटने का, आपको मौका नहीं देना, और कुछ नहीं तो वो आधा नंबर काट सकता है। ठीक है, चलो इन बात का ध्यान रखना। चलो आ जाओ अब पढ़ते एक करके। तो सबसे पहले उसने डेट, फर्स्ट डेट पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम लोग भी डाल देते हैं फर्स्ट लिख के, यहां पे आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। ठीक है, डिस्काउंट का तो कुछ नहीं है, कैश इन हैंड का है 9000, कैश एट बैंक का है 36,000। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट। तो वैसे तो देखो बड़ा सिंपल है, मैं स्क्रीन फुल कर देता हूं आराम से, मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप भी कर सकते हो, बड़े सिंपल सिंपल से हैं। 2 अप्रैल को बोलता है पेड इनटू बैंक, मतलब हमने कैश अपने बैंक में जमा कर दिया 3000 का। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो डाल देते हैं इसको। तो सेकंड यहां पे आ गई डेट, तो टू कैश, तो कैश हमने जमा किया, टू कैश, और ब्रैकेट में सी लिख देंगे टू इंडिकेट कॉन्ट्रा एंट्री। तो डिस्काउंट कॉलम में कुछ नहीं, कैश कॉलम में कुछ नहीं, बैंक कॉलम में आ जाएगा 3000, और कोरिस्पॉन्डिंगली इसको हम लोग क्रेडिट साइड पर भी डाल देंगे, डेट में 2 बाय बैंक, अगेन सी लिखेंगे टू इंडिकेट कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश कम कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, कितना था 3000 है ना, 3000, और बैंक में कुछ नहीं, सिंपल। चलिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट 5 अप्रैल को कहता है बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक 4500 रुपीज। तो हमने फर्नीचर परचेज किया और चेक इशू किया, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट करी, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, पेमेंट है इसलिए क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय फर्नीचर। डिस्काउंट में कुछ नहीं, कैश में कुछ नहीं, और बैंक में आ जाएगा 4500। चलो यस सर, हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 अप्रैल को कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश हमने गुड्स परचेज करे 1500 रुपए के, तो ये भी पेमेंट है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो 8 अप्रैल बाय परचेज, और कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया 1500। चलो ये डन। नेक्स्ट 12 अप्रैल रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस कामिनी, तो मिस कामिनी हमारी कोई डेटर होगी मे बी, तो उससे हमें कैश मिला, एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, हाथ के हाथ हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। कितना कैश मिला, 2940 मिला, और हमने उसको कुछ डिस्काउंट अलाउ किया, कितने रुपए का, 60 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें टोटल लेने तो थे 3000 रुपए, बट हमने बोला कि लो जी आप 60 रुपीज का डिस्काउंट ले लो और रिमेनिंग 2940 हमें दे दो, तो हमें कैश में उसने दिया और हाथ के हाथ हमने बैंक में जमा किया। ठीक है, तो अब इसकी कैसे कैसे हम करेंगे पोस्टिंग। 12 अप्रैल को कहानी हुई, तो पहले हमें कैश मिला, तो हम यहां लिख देंगे कामिनी, टू कामिनीज अकाउंट। तो 60 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है,
कैश मिला हमको 2940 का, तो कैश कॉलम में, और इसको फिर हमने हाथ के हाथ बैंक में भी जमा कर दिया, तो एक और कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, तो कॉन्ट्रा एंट्री भी हम हाथ के हाथ पास कर देंगे टू कैश। ठीक है, 2940, और इसकी क्रॉस पोस्टिंग हमारी क्रेडिट साइड पे हो जाएगी 12 अप्रैल बाय बैंक, 2940। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट पे इंस्टीट्यूट के आंसर में गलती है। इसी पॉइंट पे क्या गलती है सर, मैं इसको ब्लंडर ही कहना बोलूंगा, वैसे ब्लंडर और मिस्टेक के बीच की बात है। क्या पॉइंट है, उन्होंने यहां तक की एंट्री तो सही करी जो हमने करी, बिल्कुल यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक लिखा है ना, वो भूल गए, वो उसको ट्रीट करना भूल गए। तो मैं आपको ना प्रूव करते हुए चलता हूं, मैं एक काम करता हूं, उसको प्रूव करते हुए आपको चलता हूं, मैं आपको हाथ के हाथ आंसर्स भी दिखाते हुए चलता हूं थोड़ा थोड़ा। तो एक बार हमारी सारी बात वेरीफाई होती रहेगी साथ साथ ही। देखो ये रहा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो ये रहा मिस कामिनी से कैश मिला 2940 का, 60 का डिस्काउंट दिया, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बट देखो जो उसने बोला कि हमने कैश बैंक में जमा किया, उसकी उन्होंने कहीं भी एंट्री नहीं करी, कहीं भी एंट्री नहीं करी, देख लेना। ठीक है, तो 2940 की बैंक में डेबिट साइड पे कहीं आनी चाहिए थी, तो ऊपर से नीचे झांक लेना, आपको 2940 का कोई अमाउंट नहीं दिखेगा। सिमिलरली क्रेडिट साइड कैश कॉलम में 2940 का कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये रही एक और ब्लंडर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर। तो एक और सेकंड ब्लंडर मैंने आपको मार्क करवा दी। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो शायद मैं आप तक 3 मिस्टेक्स पॉइंट आउट करा चुका हूं। एक ट्रू फॉल्स में छोटी सी मिस्टेक थी, तो वो हमने ले ली थी, जो पार्टनरशिप वाला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। एक हमारे शायद रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था, उसमें गलती थी, और एक हमारी अब ये वाली गलती पकड़ में आ गई। तो 3 गलतियां देखो मैं ऑलरेडी पॉइंट आउट आपको करवा चुका। 1 मिनट देना जरा बच्चों। चलिए, हाँ आप अब आ जाओ 14th वाले ट्रांजैक्शन में। 15,000 रुपए की कैश सेल्स करी, तो सिंपल है सर, 14 अप्रैल की ट्रांजैक्शन, तो यहां डालेंगे टू सेल्स 14 अप्रैल, और कैश सेल्स है ना, तो कैश कॉलम में डाल देंगे 15,000। ठीक है सर, ये भी डन हो गया। फिर है 16 अप्रैल को पेड टू मिस शिखा बाय चेक, तो मिस शिखा हमारी मे बी क्रेडिटर होगी, तो 4350 की पेमेंट करी बाय चेक, और डिस्काउंट मिला हमें 150 का। इसका मतलब वैसे तो हमें 4500 रुपीज देने थे, बट क्योंकि हमें 150 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमने सिर्फ 4350 की पेमेंट करी बाय चेक। चलो, तो ये पेमेंट साइड आ जाएगा, ये पेमेंट यानी क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो 16 अप्रैल ये यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री लिखनी थी, तो 2 क्यों लिख रहा हूं, बाय शिखा। ठीक है, बाय शिखा। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 150 रुपीज का, चेक से पेमेंट करी, तो बैंक में डाल देंगे 4350। ठीक है, सिंपल। चलो, ये भी हो गया। 19 अप्रैल में फिर से वही पेड इनटू बैंक 1500, तो फिर हमने 1500 का कैश जमा किया बैंक में, तो अगेन एक और कॉन्ट्रा एंट्री, तो डाल देते हैं 19 अप्रैल को, यहां लिखेंगे टू कैश, और सी लगा देंगे कॉन्ट्रा एंट्री दिखाने के लिए। तो कितने रुपए जमा करें, 1500 रुपए। कोरिस्पॉन्डिंगली क्रेडिट साइड पे 19 अप्रैल बाय बैंक 1500 कैश में। ठीक है, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री थी। चलिए अगला 20 अप्रैल को कहता है सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 4000। ठीक है, तो घबराना नहीं, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड से मतलब सेल करी, मतलब हमने कस्टमर को बोला कि भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, तो अल्टीमेटली जो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करता है हमारा कस्टमर, वो हमारे बैंक में आता है। तो आप ऐसे मानो कि ये बैंक में सेल हुई, ठीक है, बैंक के थ्रू सेल हुई, ऐसे ही बस मानना है। तो आ जाओ 20 अप्रैल को 2 सेल्स लिख देंगे,
कितने रुपए की सेल्स हुई है? 4000 रुपीज की। चलो सिंपल, डन। फिर नेक्स्ट 23 अप्रैल को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए हमने बैंक से विड्रॉ करे, मतलब ड्रॉइंग्स करी। तो ड्रॉइंग्स की क्या एंट्री होती है? बैंक से विड्रॉ करा है तो एंट्री क्या करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक को क्रेडिट करोगे और बाय ड्रॉइंग्स लिखोगे। ठीक है, तो आओ 23 अप्रैल को बाय ड्रॉइंग्स 1800, तो बैंक कॉलम में 1800। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 24 अप्रैल को कहता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस रीमा 4290 का चेक मिला, जिसको हमने डिस्काउंट भी दिया 60 रुपीज का। और नीचे पढ़ना फिर कंटिन्यूएशन में जरा 26 वाली अप्रैल की ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड मिस रीमास चेक इनटू बैंक। तो याद रखना, अगर हमें कोई चेक से पेमेंट मिलती है और हम हाथ के हाथ उसको बैंक में जमा नहीं करते, मतलब कुछ टाइम गैप हो जाता है बैंक में जमा करने में कि भाई 24 अप्रैल को चेक मिला लेकिन हमने जमा किया 26 अप्रैल को, तो जो चेक मिलता है उसको हम पहले कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं और जब चेक जमा कर देते हैं तो एक हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री में दिखा देते हैं कि ये चेक जमा हो गया, कैश जमा हो गया एक प्रकार से बैंक में। ठीक है, तो देखो काम कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 24 अप्रैल को हम लिखेंगे टू, क्या नाम है कस्टमर का? रीमा। तो 60 रुपीज का जो डिस्काउंट दे दिया तो यहां तो 60 रुपीज आ गया और चेक मिला, तो हम डालेंगे इसको कैश कॉलम में 4290। इसको हम पहले कैश कॉलम में डालेंगे और फिर थोड़ा ये बढ़ा देता हूं, 1 मिनट। चलो जी, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 26 अप्रैल को एक कॉन्ट्रा एंट्री दिखा देंगे टू कैश करके। ठीक है, सी कॉन्ट्रा एंट्री। तो कितना जमा हुआ बैंक में? 4290 ना। हाँ, 4290 का चेक हमने जमा किया और कोरिस्पॉन्डिंगली यहां पे भी 26 अप्रैल को बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री 4290। 4290। ठीक है, चलो ये भी डन हो गया। 28 को कहता है, ये भी हो चुका है। 28 को कहता है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपके हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से 6000 रुपए विड्रॉ करे, सो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो आओ, तो आपके हमारे कैश में पैसा आ गया, तो डेबिट हम करेंगे किसको? कैश को। तो यहां लिखेंगे आपके हम टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, कितना किया? 6000 रुपए। ठीक, और क्रेडिट साइड पर डाल देंगे 28 अप्रैल को बाय कैश कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये बैंक में क्रेडिट कर देंगे 6000। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। रेंट हमने 2400 का चेक से पे किया, मतलब बैंक के थ्रू पे किया, तो क्रेडिट साइड पे बाय रेंट 2400 बैंक कॉलम में। राइट, सिंपल। और लास्ट कहता है 30 अप्रैल को बैंक चार्ज्ड 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो यानी कि जो ऊपर हमारी सेल हुई थी थ्रू डेबिट कार्ड, मतलब थ्रू क्रेडिट कार्ड हुई थी 4000 की, अब बैंक हमसे 1% कमीशन चार्ज करेगा इसका। यानी कितने रुपए का कमीशन चार्ज करेगा? 40 रुपीज का। ठीक है, तो ये मेरे लिए खर्चा है और खर्चा बैंक चार्ज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा? मेरे बैंक से काट रहा होगा, तो वो 40 रुपए मेरे बैंक से काट लेगा एज कमीशन। तो एक्सपेंस है, जा रहा है पैसा, पे कर रहा हूं मैं, तो 30 अप्रैल को मैं इसको क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगा बाय कमीशन। अमाउंट कैसा आया आप समझ गए है ना, 40 रुपीज। राइट, तो बस सारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब आपको बस क्लोज करना है, अब आपको अकाउंट क्लोज करना है। तो अकाउंट क्लोज करते वक्त ध्यान रखना, जो डिस्काउंट का कॉलम होता है उसको कभी बैलेंस नहीं करते, उसका हम बस टोटल लिख के छोड़ देते हैं। तो डिस्काउंट को हमें कभी बैलेंस नहीं कर रहा, तो डिस्काउंट को वी विल जस्ट टोटल एंड राइट द टोटल। तो पहले मैं डिस्काउंट कॉलम का खत्म कर देता हूं काम, टोटल लिख देता हूं
बार बार इसको जरा एक्सटेंड करना पड़ रहा है। चलो अब सीधी लाइन तो बिल्कुल भी नहीं बन रही, बट कोई बात नहीं, अब सह लेता है। तो इसका आ गया टोटल 120 रुपीज और इसका टोटल आ गया 150 रुपीज। तो ये तो खत्म हो गई कहानी, ठीक है। और अच्छा वैसे इसका होता क्या है, और जो डेबिट साइड का डिस्काउंट का कॉलम है दैट इज डिस्काउंट अलाउड। तो 120 रुपीज में डिस्काउंट अलाउड की तरह दिखा दूंगा पीएनएल में। सिमिलरली जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव का कॉलम का टोटल है उसको हम लोग इनकम दिखा देंगे 150 रुपीज पीएनएल क्रेडिट में एज डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट होती है, इसलिए हम इसको यहां पे बैलेंस ऑफ नहीं करते, बिकॉज डिस्काउंट का जो डेबिट साइड का जो एरिया है, जो डेबिट साइड का डिस्काउंट का कॉलम है वो बेसिकली डिस्काउंट अलाउड है, और जो क्रेडिट साइड का डिस्काउंट का कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव है। तो एक खर्चा है एक इनकम है, दोनों सेपरेट चीजें हैं, इसलिए हम इसका बैलेंस नहीं करते, इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कैश और बैंक को हम लोग बैलेंस कर लेंगे, इधर नहीं आएगा उधर आएगा, बाय बैलेंस पीडी। चलिए तो फटाफट से टोटल कर लेते हैं कैश और बैंक कॉलम का। तो कैश का टोटल आ रहा है, और ऑफ कोर्स आंसर मैच नहीं करेगा हमारा आईसीआई से, बिकॉज उन्होंने एक गलती कर रखी है। तो घबराना मत, हमारा आंसर सही है एज पर क्वेश्चन। तो इसमें से यहां भी हो गया टोटल 37,230। तो कितना बैलेंस बचा, तो बैलेंस बच रहा है बेटा 24,000, यहां पे 24,000 का बैलेंस बच रहा है। सिमिलरली बैंक का भी टोटल कर लेते हैं। तो कितना टोटल आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 51,730, ठीक है। ये भी मैच नहीं करेगा, बैलेंस कितना बच रहा है, ठीक है। मैच मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो मैच नहीं करेगा, लेकिन प्लीज चिंता मत करना, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 32,640 का शायद आंसर बच रहा है इसका, तो यहां बैलेंस बच गया 32,640। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मेरी इस डिस्कशन को शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लग जाए कि क्या क्या गलतियां हैं, क्योंकि काफी सारी गलती है, एक हाथ दो ब्लंडर्स हैं। तो बच्चों को, बाकी बच्चों को भी, आपके दोस्तों को भी पता लग जाए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए था कैश बुक, अब 4 का बी है रेक्टिफिकेशन से क्वेश्चन है। रेक्टिफिकेशन से क्या है क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। मिस्टर अनिरुद्ध was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to profit and loss account। तो इसको अंडरलाइन कर लो, कह रहा है कि लास्ट ईयर मिस्टर अनिरुद्ध का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा। तो वैसे तो देखो जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो हम डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, बट इसमें क्या किया, अनिरुद्ध ने एक शॉर्टकट मार दिया, उसने सस्पेंस अकाउंट में भी नहीं डाला, उसने सीधा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। कितना डाला ये नहीं पता मेरे को, ध्यान देना, ये नहीं पता, बस इतना पता है कि डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हमने पीएनएल में डाल दिया लास्ट ईयर। ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब आपने बुक्स को वेरीफाई करा, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड। तो मिस्टेक्स है, ठीक है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आप 3 स्टेजेस के रेक्टिफिकेशन पढ़ते हो, 3 स्टेजेस के। एक होता है आपका बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये आपका थर्ड स्टेज वाला है। तो थर्ड स्टेज में आपने अच्छे से सीख रखा है कि जब आप नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन करते हो तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस कर देते हो किस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। याद है आपको ये कॉन्सेप्ट, तो बस उसी का सवाल है। और इंस्टीट्यूट ज्यादातर जो रेक्टिफिकेशन से क्वेश्चन डालता है वो यहीं से डालता है, बिकॉज ये आपके लिए नया है।
बाकी दोनों स्टेजेस तो आप 11th क्लास में भी पढ़ते हो, बट ये आप लोग नहीं पढ़ते हो, पहली बार पढ़ते हो। तो बस ध्यान रखना, नॉर्मली रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज बनानी होती है, नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस कर देना है बस आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, चलो जी करते हैं, आओ जी। एक मिनट देना। तो क्वेश्चन नंबर ये था 4 का ए पार्ट, अब हम करेंगे बी पार्ट रेक्टिफिकेशन से। चलो एक एक करके रेक्टिफिकेशन मतलब गलतियां पढ़ते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हुए चलते हैं। कहता है परचेस अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाय 16,000। तो परचेस अकाउंट को हमने अंडरकास्ट किया है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडरकास्ट का मतलब क्या हुआ? परचेस अकाउंट को हमने कम टोटल कर रखा है, कम टोटल कर रखा है। तो परचेस अकाउंट कम अमाउंट से डेबिट हो रखा है, तो हम अब क्या करेंगे? हम इसको और डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से? 16,000 से। तो वैसे एंट्री बनती है परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बट क्योंकि परचेस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? आपकी एंट्री बन जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ध्यान से, कितना है? 16,000। चलिए सेकंड क्या है? सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम फॉर ₹5,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो एक सेल्स को हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो देखो वैसे एंट्री क्या करूंगा? सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड कर दूंगा रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट बस एक काम क्या करूंगा? सेल्स अकाउंट अगेन नॉमिनल अकाउंट है तो उसको रिप्लेस कर दूंगा विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या एंट्री बन गई मेरी? रहीम्स अकाउंट डेबिट। ऑल्टरनेटिवली आप यहां पे डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। ठीक है, और सेल्स की जगह लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5,000। ठीक है, और क्वेश्चन है नरेशंस मतलब नरेशन हमें लिखनी है इसमें, तो चलो मैं नरेशंस बोलते हुए चलूंगा, आप लिखते हुए चलना। फर्स्ट एरर की नरेशन क्या लिखोगे? ये नहीं कि हर एरर में बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, नहीं, प्रॉपर नरेशन लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे बीइंग परचेज अकाउंट अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, सिंपल। इसकी क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग सेल्स टू मिस्टर रहीम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये नरेशन आप अपने आप लिखते हुए चलना। थर्ड, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभव ₹1200। तो 1,200 रुपए का कैश मुझे मिस्टर अशोक से मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे अशोक के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। जिस पार्टी से कैश मिल रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और उसकी जगह मैंने क्या किया? मैंने अनुभव के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? तो अनुभव के अकाउंट को हमने गलत क्रेडिट कर रखा है, तो उसको अब हम डेबिट कर देंगे। तो यहां तो आप नाम ही लिखना, ठीक है, इस रेक्टिफिकेशन में नाम लिखना आप, अनुभव अकाउंट डेबिट टू जिसके अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था उसको हम अब क्रेडिट कर देंगे अशोक अकाउंट। कितना है? 1200। तो ये भी एरर रेक्टिफाई हो गई। अच्छा, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर अशोक पोस्टेड टू मिस्टर अनुभव अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, है ना? रॉन्गली पोस्टेड ऐसे लिखते हैं ना, रॉन्गली पोस्टेड टू मिस्टर अनुभव अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। कर लोगे? चलो प्लीज नरेशन जरूर प्रॉपरली लिखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलो फोर्थ क्या है? अमाउंट ऑफ ₹4167 ऑफ सेल्स वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617। तो 4167 की जो सेल्स थी हमने 4617 की तरह पोस्ट कर रखी है, मतलब फालतू अमाउंट, ज्यादा अमाउंट पोस्ट कर रखा है। किसमें? सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया? डिफरेंस एक बार फटाफट से चेक कर लो, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4617 माइनस 4167, तो डिफरेंस आ रहा है 450 रुपीज का। तो बेसिकली हमने सेल्स अकाउंट को 450 रुपए से एक्सेस क्रेडिट कर रखा है ना? तो एक्सेस क्रेडिट कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा? सेल्स अकाउंट को अब डेबिट कर दूंगा। लेकिन वही बात है, सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसकी जगह मैं उसको रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पहले नॉर्मल एंट्री सोचो रेक्टिफिकेशन की, फिर आप आइडेंटिफाई कर दो कि भाई उसमें
नॉमिनल अकाउंट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर उस नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करके आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज कर लो। और यहां पे क्रेडिट किसको करेंगे, वन साइडेड एरर है तो कोरिस्पॉन्डिंगली हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलो फिफ्थ एंट्री, रिपेयर्स टू मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 6100। तो नॉर्मल रिपेयर का खर्चा था, रेवेन्यू खर्चा था, जिसको हमने क्या करा, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब इसको ठीक कैसे करूंगा, रिपेयर एक खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, तो मुझे रिपेयर का खर्चा डेबिट करना चाहिए था रिपेयर अकाउंट में, लेकिन रिपेयर अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसकी जगह मैं किसको डेबिट कर दूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। कितना अमाउंट है, 6100। और जो मैंने मशीनरी को डेबिट कर रखा है, गलत डेबिट कर रखा है, तो अब मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, तो मशीनरी अकाउंट मेरी क्रेडिट हो जाएगी, काम खत्म। नरेशन लिखते हुए चलोगे ना, नरेशन लिख लोगे, मैं बार बार बोल नहीं रहा, लिख लेना। बीइंग रिपेयर टू मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ऊपर वाली नरेशन क्या, फोर्थ वाली एंट्री की, बीइंग सेल्स posted at wrong amount, being sales posted at wrong amount, now rectified। ठीक है, प्लीज लिखते हुए चलना। सिक्स्थ एंट्री, a credit purchase of goods from Mr. Paul for ₹30,000 entered as sale। तो मतलब रॉन्ग रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है, एक परचेज को हमने सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर रखा है। तो अब वही बात है, एक बार यहां पे एंट्री सीख लेते हैं, क्या करेंगे, परचेज थी तो मुझे परचेज को डेबिट करना चाहिए था, तो परचेज को तो मैं डेबिट कर दूंगा, कितने अमाउंट से, 3000 रुपए से। ठीक है, लिखना मत, सिर्फ समझना। अच्छा, सेल्स की तरह मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो सेल्स मैंने क्रेडिट कर रखा होगा, जबकि सेल्स तो थी नहीं, तो सेल्स को मैं वापस डेबिट कर दूंगा, कितने अमाउंट से, 3000। और क्रेडिट किसको करूंगा भाई, सस्पेंस को नहीं करूंगा, मिस्टर पॉल के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, कितने अमाउंट से, 6000 से। ठीक है, क्यों मिस्टर पॉल के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है। मिस्टर पॉल मेरा क्रेडिटर है, तो मुझे आइडियली इसको क्रेडिट करना चाहिए था 3000 रुपए से, लेकिन क्योंकि मैंने इसको सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने कर क्या दिया, मैंने इसको डेबिट कर दिया 3000 से। तो अब इस गलती को ठीक करने के लिए मुझे मिस्टर पॉल के अकाउंट को 3000 रुपए से 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने 3000 से इसको डेबिट में डाल रखा है, तो पहले डेबिट से मैं वापस 0 पे आऊंगा और 0 से फिर क्रेडिट पे आऊंगा। तो इन अदर वर्ड्स मुझे 3000 रुपए से मिस्टर पॉल के अकाउंट को 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए 2 बार क्रेडिट करने के लिए मैंने इसको टोटल 6000 रुपीज यानी डबल अमाउंट से क्रेडिट किया। ठीक है, लॉजिक भी सही बैठ रहा है। चलो, अच्छा दूसरी बात, मुद्दे की बात, अब इस एंट्री में क्या है, परचेज और सेल्स दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो अब इसको मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट से। परचेज भी नॉमिनल अकाउंट, सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट, तो अल्टीमेटली मेरी फाइनल एंट्री क्या बन गई, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर, क्या नाम था, पॉल, मिस्टर पॉल्स अकाउंट। तो अमाउंट कैसे आएगा, 6000। समझ गया, नहीं तो बच्चों के अक्सर इस तरह के रेक्टिफिकेशन में क्वेरी आती कि सर अमाउंट 6000 क्यों आया, तो उसके पीछे का मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अच्छा नरेशन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर पॉल रिकॉर्डेड एज सेल्स नाउ रेक्टिफाइड, खत्म काम, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब अक्सर क्या बच्चे करते हैं, यहां तक तो बिल्कुल सही काम करते हैं, यहां तक बच्चे बिल्कुल कोई गलती नहीं करते, लेकिन यहां पे हमको इस पर्टिकुलर केस में हमको 2 एडिशनल एंट्रीज करनी पड़ती है, जो बच्चे करना भूल जाते हैं। तो इस पे मैं दोनों भी एंट्रीज पे सितारे मार दूंगा, आप भी सितारे मार देना। याद रखना, इस तरह के सवाल में 2 एंट्रीज करनी है। क्या 2 एंट्रीज करनी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, 2 सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट के ऊपर मैं चर्चा कर लूंगा। हालांकि अगर आपने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे होंगे तो उसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता होगा, उसके पीछे का लॉजिक भी पता होगा। तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैंने पूरा लॉजिक बता रखा है कि क्यों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, क्यों हम लोग यहां पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, आओ तो बस पोस्टिंग करते हुए चलो, ऊपर से पोस्टिंग करते हुए चलना। तो पहली एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट सस्पेंस डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों भी अकाउंट साइमल्टेनियसली बना लेते हैं, बजाय इसकी कि मैं अलग अलग बनाऊं।
दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली बना लेते हैं, ऊपर से एंट्री पढ़ते हुए चलते हैं और पोस्टिंग करते हुए चलते हैं दोनों भी अकाउंट में। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, ध्यान रखना, दिस इज वर्किंग नोट। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। राइट, चलो तो आओ फर्स्ट एंट्री क्या डाली हुई थी हमने, पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। तो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट किया था 16,000 से, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पोस्टिंग आ जाएगी टू सस्पेंस अकाउंट, और कोरिस्पॉन्डिंगली सस्पेंस अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी क्रेडिट साइड पे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, डन। सेकेंड एंट्री में देखो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से ड्यू टू रहीम अकाउंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे डाल देंगे बाय रहीम्स अकाउंट 5,000। डन, सिंपल, यस सर। थर्ड एंट्री है अनुभव टू अशोक, तो ना ही पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ रहा है ना ही सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, आगे बढ़ो। फोर्थ एंट्री फिर से वही पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 450, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे आ गया टू सस्पेंस 450, और सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गया बाय पीएनएल एडजस्टमेंट 450। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी अकाउंट 16,100, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 60,100। राइट, और लास्ट सिक्स्थ एंट्री आपकी पीएनएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पॉल 6,000, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के अगेन डेबिट साइड पे टू मिस्टर पॉल अकाउंट 6,000। डन, बस खत्म, और तो कुछ नहीं है। तो फटाफट से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते, कितना बच रहा है। पहले पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं, 450, 6100, 6000, तो टोटल आ रहा है 28,550। तो इसमें से 5,000 गए तो कितने बच गए, 23,550। इस बैलेंसिंग फिगर को कहां डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में, बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस इसकी हम लोग अब जनरल एंट्री डालेंगे, करना जरूर, इसके मार्क्स होते हैं बेटा, भूल मत जाना ये करना बिल्कुल भी। अक्सर बच्चे भूलते हैं, क्योंकि मैंने इतने टेस्ट लिए फाउंडेशन के बच्चों के, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे ये एंट्री भूल जाते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको ये एंट्री याद रहती है, तो प्लीज करना जरूर, भूलना मत। ठीक है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया था, 23,550। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से सस्पेंस अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। टोटल आ रहा है 16,450, और इसका बैलेंस बच रहा है किधर, इसका बैलेंस बच रहा है इधर टू वही कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बताऊंगा इसका बैलेंस हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं या कब डालते हैं, इस तरह का सवाल आ सकता है, स्पेशली उन बच्चों में जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, उनके लिए मैं जरूर से बता देता हूं। जब भी आपको इस तरह के सवाल में इस तरह की लैंग्वेज मिली, जो मैंने हाईलाइट भी करी थी कि लास्ट ईयर का जो डिफरेंस था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया या कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, इस तरह की अगर आपको लैंग्वेज मिलती है, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब है कि मैंने आपको क्या बोला था क्वेश्चन पढ़ते वक्त स्टार्टिंग में, कि क्वेश्चन ने अमाउंट नहीं बताया कि कितना अमाउंट का डिफरेंस आया था जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा था, तो ये अमाउंट हमने बेसिकली वो अमाउंट फाइंड आउट करा है। इसका मतलब लास्ट ईयर 16,450 रुपीज का डिफरेंस आया होगा, जो मैंने कहां डाल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था। और आपको यह भी पता है फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बचता है, वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए क्योंकि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने राइट ऑफ किया था, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में गया होगा जब मैंने अपने अकाउंट्स क्लोज करे होंगे, इसलिए मैंने अब करेंट ईयर में इसका जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन देखनी है तो उसके लिए बेटा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, प्रॉपर लेक्चर्स में डालना पड़ेगा, वहां पे तो बहुत डिटेल में मैंने चर्चा कर रखी है इन दोनों भी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आपका सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसके एंट्री में डालना भूल गया तो वो डाल देता हूं। तो क्या हुई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट 16,450। ठीक है जी, चलो बड़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें अब आपको एक बहुत मेजर ब्लंडर दिखने वाला है। चलो पढ़ते क्या कहते हैं। ऑन 31 October 2022 द कैश बुक ऑफ मिस्टर शंकर शोड एन ओवरड्रॉन पोजीशन ऑफ ₹13,450। तो कैश बुक में हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ रहा है 13,450 का। ऑल्दो हिज बैंक स्टेटमेंट शोड ओनली ₹9,600 ओवरड्रॉन। तो बैंक स्टेटमेंट में कितना आ रहा है, ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है, लेकिन 9,600 रुपीज का आ रहा है। तो इसमें आपको ऑब्वियसली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी। अब इस सवाल में आपको कैश बुक का भी बैलेंस दिया हुआ है, उसने बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस दिया है। इसके माने आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टार्ट करो विद कैश बुक बैलेंस और अपना रिकंसिलिएशन के एडजस्टमेंट्स करते रहो और पासबुक के बैलेंस पे आओ। तो अगर आप कैश बुक के बैलेंस पे आओ से स्टार्ट करोगे तो आप 13,440 के बैलेंस से स्टार्ट करोगे और सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका जो बैलेंस आना चाहिए, गौर से सुनना मेरी बात को, आना चाहिए 9,600, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव 1 है। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है, पासबुक का मतलब हो गया बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इस सवाल में बैंक स्टेटमेंट है तो वही एक ही बात है, चाहे पासबुक बोल लो चाहे बैंक स्टेटमेंट बोल लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करो, यानी आप कितने रुपीज से स्टार्ट करोगे, 9,600 रुपीज से स्टार्ट करोगे और इससे आप एडजस्टमेंट करते 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 कैश बुक के बैलेंस पे आओगे। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी कैश बुक का बैलेंस आना कितना चाहिए, फिर से गौर करना, आपका बैलेंस आना चाहिए 13,440। ठीक है, तो आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो। ठीक है, और दोनों भी आपके ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो इंस्टीट्यूट ने यहां वाला ये वाला ऑप्शन यूज किया है, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट किया है और कैश बुक के बैलेंस में आया है। तो मैं उल्टा काम कर लेता हूं, मैं ये वाला कर लेता हूं, मैं कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करता हूं और पासबुक के बैलेंस पे आता हूं। क्लियर हो गया? ठीक है, और मेजॉरिटी बच्चे क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो प्लस आइटम माइनस आइटम वाला प्रेजेंटेशन प्रेफर करते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स के कंफर्ट के लिए वही प्रेजेंटेशन यूज करूंगा। हालांकि मुझे तो कोई भी प्रेजेंटेशन जमती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो प्रॉपरली आप हेडिंग डालोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 October 2022। ठीक है, तो यहां आपके पर्टिकुलर्स आ गए, यहां पे आ गया प्लस आइटम। और कृपया जब आप प्लस आइटम लिखें, प्लस आइटम लिखने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट रुपीज का कॉलम जरूर लगाएं। सिमिलरली माइनस आइटम, अगर आप माइनस आइटम लिखे तो कृपया रुपीज का सिंबल जरूर लगाएं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे 11 से लेके, चलो 11th के बच्चों को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मैं 12 से बच्चों को बोल देता हूं, 12 से लेके सीए में आगे तक चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि भाई अकाउंट्स है, जो भी हम फिगर्स लिख रहे हैं तो वो अमाउंट लिख रहे हैं, वो रुपीज हमें जरूर दिखाना है कि रुपीज का कॉलम, सॉरी रुपीज का सिंबल जरूर लगाना है। लेकिन बच्चे नहीं लगाते, तो प्लीज आप लोग इन छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, रुपीज का सिंबल जरूर लगाना। चाहे आप फॉर्मेट बना रहे हो उसमें भी रुपीज का सिंबल लगाओ, चाहे आप आंसर लिख रहे हो उसमें भी रुपीज का सिंबल लगाओ। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। तो मैंने बोला मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट है तो हम कहां लिखते हैं, माइनस आइटम में लिखते हैं। तो कितना है, 13,440। चलो जी, रेडी हो आप? चलो तो एक एक करके पढ़ते हैं और उसको हम हाथ का डील करते हुए चलेंगे। फर्स्ट में कहता है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1,200 रुपीज। तो डेबिट साइड मतलब क्या होता है, कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, कैश बुक का डेबिट साइड मीनिंग रिसिप्ट साइड। तो मेरी रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट है 1,200 रुपए से, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होगा, मेरा बैंक का जो बैलेंस है एज पर कैश बुक वो कम आ रहा होगा, क्योंकि रिसिप्ट साइड कम टोटल कर रखी है मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, पासबुक में आने के लिए उसको बढ़ा दूंगा
पासबुक में आने के लिए उसको बढ़ा दूंगा, तो यानी मुझे कहां लिखना चाहिए, इसको प्लस आइटम में लिखना चाहिए। तो लिखो डेबिट साइड, प्रॉपरली हमें पूरा लिखना है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ठीक है। तो 1200 रुपए, तो ये हम प्लस आइटम के नीचे लिख देंगे। क्लियर। चलो अगला सेकेंड, अ चेक फॉर ₹4800 इन फेवर ऑफ हरी सप्लायर्स। अच्छा, हमारा नाम क्या, एक बार ये पढ़ लेना, हम मिस्टर शंकर है, याद रखना हमारा नाम है मिस्टर शंकर। A check of ₹4800 in favor of Hari Suppliers Limited was omitted by the bank. ध्यान रखना, by the bank, बैंक ने कुछ ओमिशन करी है फ्रॉम द स्टेटमेंट। The check was debited to another customer's account. तो देखो एक बात ध्यान रखना, बैंक क्या करता है, बैंक अपनी पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस बढ़ाने के लिए क्रेडिट करता है और बैलेंस कम करने के लिए डेबिट करता है। ये बात आपको पता होगी, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट या एज पर पासबुक, तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है। अगर डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, हमने कोई चेक की पेमेंट करी ₹4800 की, तो बैंक को हमारी बैंक स्टेटमेंट में उसको डेबिट करना चाहिए था, यानी कम करना चाहिए था। लेकिन गलती से, क्योंकि हमारा बैंक इतना नालायक है, उन्होंने किसी और कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। बात समझ में आ गई। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, हमने तो बैलेंस कम कर दिया, हमने तो चेक पेमेंट करके बैलेंस कम कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने नहीं किया, बैंक वालों ने बैलेंस कम नहीं किया। अब मुझे बैंक के लेवल तक आना है, तो मुझे वापस अपना भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बैंक ने कम नहीं करेगा तो हम बढ़ा देंगे अपनी कैश बुक में। तो आओ तो लिखो चेक पेमेंट wrongly debited to another customer's account by the bank। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं भी बढ़ा रहा हूं, प्लस में लिख रहा हूं कितना, 4800। क्लियर है, ठीक है सर। थर्ड, A check for ₹561 drawn for payment of telephone bill। हमने टेलीफोन बिल पे करने के लिए कोई चेक ड्रॉ कर रखा है ₹561 का, यानी इशू कर रखा है। Was recorded in the cash book as 516 but was shown correctly in the bank statement। तो यहां पे हमने नालायक पंक्ति कर रखी है, हमने ₹561 का चेक इशू करा, बट अपनी कैश बुक में क्या डाल दिया, 516 का, यानी ₹45। अगर आप देखोगे ₹45 हमने कम पेमेंट दिखाई, ₹45 की हमने कम पेमेंट दिखाई, लेकिन बैंक ने तो सही पेमेंट दिखाई। बैंक ने तो पूरा ₹561 कम कर रखा होगा, हमने कम कर रखा है। तो अब हमें सही आना है, हमें बैंक की बैलेंस तक आना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस ₹45 है, जो कम पेमेंट हमने दिखा रखी है, अब हम उसको कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो लिख लो चेक पेमेंट रिकॉर्डेड in cash book at wrong amount। तो अब हम भी कम कर देंगे, यानी माइनस आइटम में डाल देंगे 45। ठीक है जी, यस सर। नेक्स्ट, फोर्थ, अ चेक ऑफ ₹1275 फ्रॉम मिस्टर सतपाल पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड एंड शोन as such on the bank statement, although no entry relating to the dishonored check was made in the cash book। तो क्या हुआ, हमारे कोई कस्टमर होगा मिस्टर सतपाल, उसने हमें ₹1275 का चेक दिया। चेक देते ही हमने भी अपना कैश बुक बढ़ा दिया और उस टाइम बैंक ने भी कैश बुक बढ़ा दिया होगा, लेकिन वो चेक क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली डिसऑनर हो गया, जिसको हम बोलते हैं चेक बाउंस होना। तो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक तो सही है, बैंक ने हाथ क्या हमारा बैलेंस वापस कम कर दिया, है ना, क्योंकि चेक तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, लेकिन हमने अभी कम नहीं किया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको ठीक करने के लिए, बैंक बैलेंस पे आने के लिए हमें भी अब इसको कम करना पड़ेगा। चलो तो लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है, पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है ताकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो पढ़ रहा होगा व्यक्ति उसको समझ आए कि जो डिफरेंस का कारण है वो क्या है। आप अगर आधे अधूरी चीजें लिख दोगे तो पढ़ने वाले को कभी समझ नहीं आएगा। तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्या हम जो डिस्क्रिप्शन हम डाल रहे हैं कि भाई क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, राइट। चलो तो ये भी हम माइनस आइटम में डाल रहे हैं, कितना अमाउंट है 1275। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कहानी बढ़िया चल रही है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कितने है टोटल, अरे बाप रे 9th है, चलो फटाफट करते हैं थोड़ा सा। द बैंक हैड डेबिटेड अ चेक फॉर ₹450 टू मिस्टर शंकर अकाउंट बाय मिस्टेक। फिर नालायक निकला हमारा बैंक। इट शुड हैव डेबिटेड बाय देम टू मिस्टर कार्स अकाउंट। इसका मतलब कोई होगा मिस्टर कार कोई कस्टमर होगा बैंक का, तो पेमेंट चेक की कोई उसने करी तो बैंक को मिस्टर कार का अकाउंट कम करना चाहिए था, मिस्टर कार का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। लेकिन बैंक ने नालायकपंथी क्या करी, उन्होंने गलती से हमारे अकाउंट को कम कर दिया, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अब फिर वही बात समझो, बैंक ने हमारा अकाउंट कम कर दिया, बैलेंस कम कर दिया स्टेटमेंट में, हमने तो नहीं करा, हमने नहीं करा। तो लेकिन अब हमें बैंक तक आना है, बैंक के घर तक आना है हमको, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमको भी बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो ये भी कहां आ जाएगा, माइनस आइटम में आ जाएगा। तो लिख लेते, चेक पेमेंट बाय अनदर कस्टमर डेबिटेड टू मिस्टर शंकर्स अकाउंट बाय द बैंक बाय मिस्टेक। चलो तो कितना है, 450 रुपीज, 450 रुपीज। ठीक है, चलो जी। सिक्स्थ एंट्री, A dividend of ₹300 was collected by bank but not entered in cash book। तो ये तो बड़ा सिंपल है, डिविडेंड रिसीव हुआ, बैंक ने हमारा बैंक स्टेटमेंट पे बैलेंस बढ़ा दिया, हमने अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने अभी नहीं बढ़ाया कैश बुक को, तो अब हम बढ़ा देंगे। तो ये कहां पे आ गया, प्लस आइटम में। तो फटाफट से लिख लेते हैं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करा 300। तो अब ये प्लस आइटम में डाल देंगे। ठीक है जी, यस सर। नेक्स्ट, चेक्स टोटलिंग ₹3900 ड्रॉन ऑन अक्टूबर was not presented for payment। तो सिंपल, चेक not presented for payment, चेक इशू बट not presented for payment। तो लिखो, चेक issued but not presented for payment। ठीक है, तो सोचो क्या करना होगा इसका। हमने चेक इशू करा तो हमने कैश बुक कम कर दी, बट अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो बैंक ने तो बैंक स्टेटमेंट में कम नहीं किया होगा, तो बैंक का ज्यादा आ रहा होगा। तो इस वजह से हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी कैश बुक को वापस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो प्लस आइटम के अंदर आ जाएगा, राइट। ठीक है, कितना है 3900, तो ये प्लस आइटम में आ गया। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, चेक फॉर ₹3600 डिपॉजिटेड ऑन 30th October was not credited by बैंक। तो अब उल्टा, हमने अपने अकाउंट में चेक जमा किया, तो हमने क्या किया, कैश अपना कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन अभी वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने अपनी हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं बढ़ाई, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कम करना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो कहां पे आ गया, ये माइनस आइटम में आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, तो कम करना है ना हमको, कितना अमाउंट 3600। तो 3600 हमारा माइनस आइटम में चला गया। चलिए ये भी डन। और लास्ट देख लो, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 900 वॉज डेबिटेड बाय बैंक। तो मतलब डेबिटेड का मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट का खर्चा है जो हमारे बैंक अकाउंट में कट गया,
बैंक वालों ने काट दिया, बट येट टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। लेकिन हमने अभी उसको कैश बुक में नहीं डाला, तो वही बात है भाई, बैंक ने इंटरेस्ट काट दिया तो बैलेंस कम कर दिया, हमने नहीं रिकॉर्ड किया, हमने नहीं कम किया, तो अब हम कम कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कितना है 900, तो ये भी माइनस आइटम में। ठीक है, खत्म। चलो, अच्छा मुझे पता है जो बैलेंस आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, वो एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा, मतलब एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट का आने वाला आंसर। तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि मेरी जो भी फिगर आएगी, जो भी आंसर आएगा वो इधर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इधर आएगा। तो फटाफट से चेक कर ले कितना बैलेंस बच रहा है। टोटल 13,440 प्लस 45, माइनस आइटम का टोटल कर रहा हूं, है ना, 1275 प्लस 450 प्लस 3600 प्लस 900, तो टोटल आ रहा है 19,710। 19,710, तो कितना बैलेंस बच गया, -1200, 4800, 300, 3900। तो बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस बच रहा है, ब्लू से ही लिख लेता हूं, 9510। 9510, तो ये मेरा बैलेंस आ रहा है एज पर बैंक स्टेटमेंट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। लेकिन हमने क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बैलेंस गिवन था, हमारा आंसर आना कितना चाहिए था, एक बार वापस से देख लो भाई। बैंक के हिसाब से मेरा ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है वो 9600 का आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है बच्चों, आ रहा है 9510। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 90 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई कितनी मजे की बात है, कितनी मजे की बात है, ये तो हमारा बैलेंस मैच ही नहीं हो रहा है ना। अब आप बोलोगे हो सकता है सर आपने गलती कर रखी हो, तो एक बार हम देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला था आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में उल्टा कर रखा है, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट से शुरुआत की है, तो उन्होंने 9600 के बैलेंस से शुरुआत की है। तो एक बार आईसीआई के भी आंसर चेक कर लेते कि भाई आईसीआई का आंसर जब वो बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक में आ रहे हैं, तो क्या उनका आंसर 13,440 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आज फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का सजेस्टेड आंसर एक बार चेक करते हैं कि क्या इंस्टीट्यूट का आंसर मैच हो रहा है, क्या हम नालायक हैं, क्या हमने कोई छोड़ कर रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, तो देखो उन्होंने प्रेजेंटेशन छोड़ दो, उन्होंने प्लस आइटम माइनस आइटम वाला नहीं कर रखा, सारी एडजस्टमेंट उन्होंने करी, बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट बिल्कुल सही कर रखी उन्होंने। तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया 9600 और आंसर देखो उनका कितना आ रहा है 6270। 6270 आना कितना चाहिए था सर, आना चाहिए था, सॉरी 6270 नहीं, ओहो 6270 नहीं, गलत देख लिया, 13530 ये आ रहा है उनका आंसर। आना कितना चाहिए था सर, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए था 13,440। सर कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 90 रुपीज का ही डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब हमने गलत नहीं किया, गलत इंस्टीट्यूट ने भी नहीं किया। झोल कहां का रखा है, मेजर ब्लेंडर का रखा है इंस्टीट्यूट ने। कहा उन्होंने जो बैलेंस गिवन है, अब मुझे नहीं पता कौन सा बैलेंस उन्होंने गलत टाइप कर दिया, लेकिन उन्होंने मेजर ब्लेंडर किया, उन्होंने बैलेंस गलत टाइप कर रखा है ना। अब मैं इसे मेजर ब्लेंडर क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं मेजर ब्लेंडर कह रहा हूं, आप बोलोगे सर ठीक है ना टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, लेकिन बच्चों ये मेजर ब्लेंडर है। क्यों मेजर ब्लेंडर है, आप बात समझो। मुझे क्यों इस क्वेश्चन को देख के बहुत चिंता हुई, आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं हुई, आप लोगों के लिए भी। आप मानो, इमेजिन करो आप एग्जाम में बैठे कर रहे हो ये सवाल, और एग्जाम में आपका बैलेंस मैच नहीं हुआ। आपको पता है बेटा बैलेंस आपका मैच होना चाहिए था क्वेश्चन की फिगर से, बट वो मैच नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आएगी, आप बोलोगे कि सर हमसे गलती हुई, हमारी गलती है। तो आप उसको 2-4 बार और वापस से चेक करोगे, आप टाइम वेस्ट करोगे। आपने किया पूरा आंसर सही किया हुआ होगा, बड़ा फिर भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आप फिर से चेक करने जाओगे। और मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं इसका एक बार आंसर निकाल रहा था, तो जब पहली बार में वो आंसर मैच नहीं हुआ, तो मेरे भी दिमाग में यही आया कि मेरे से कोई गलती हुई, तो मैंने वापस से एक बार चेक किया था।
तो आप मेरे साथ होगा तो आपके साथ 100% होगा। और इस वजह से आप क्या करोगे, जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करोगे दोबारा से उसे क्रॉस चेक करने के चक्कर में। 5 मिनट 10 मिनट मुझे नहीं पता, बट आप टाइम वेस्ट करोगे। अब मुझे बताओ, वो जो भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको बर्बाद होगा वापस से क्रॉस चेक करने के चक्कर में, उस 5-10 मिनट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? उस 5-10 मिनट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उस बच्चे से पूछना इन 5-10 मिनट की कीमत जो फेल होते हैं, 38-39 मार्क्स से फेल होते हैं, जिनका पेपर छूट जाता है। अगर वो 5-10 मिनट और मिल जाता उनको तो हो सकता है वो पास हो सकते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। और फाउंडेशन में तो एक प्रॉब्लम और भी है, कोई एग्जामिशन वगैरह है ही नहीं। अगर आप एक नंबर से भी किसी पेपर में फेल हो गए तो आपको वापस से सारे पेपर्स दोबारा से देना है, अनफॉर्चुनेटली। इवन इफ अगर आपके किसी और पेपर में 80-90 मार्क्स भी आ रखे होंगे तब भी आपको वापस से सारे पेपर देना है। तो बताओ भाई, कौन जिम्मेदार है इन 5-10 मिनट के लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन क्वेश्चन करेगा? इंस्टीट्यूट बोलेगा कि कोई नहीं बेटा, आंसर अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन में गलती होती है तो उस केस में आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, वो तो मान गया हम, आप फुल मार्क्स अवॉर्ड कर दोगे, लेकिन उस वजह से जो ये 5-10 मिनट खराब हुए, इस 5-10 मिनट की वजह से जो आपका नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कौन आंसरेबल होगा? मुझे नहीं पता। और इसी वजह से मुझे थोड़ी सी चिंता होती है, थोड़ी नहीं बहुत चिंता होती है। ये गलती देख के मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं बिल्कुल सिंसियरली बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। आई वॉज वेरी एंग्री विद दिस मिस्टेक। इस गलती को देख के मुझे बहुत शॉक हुआ, बहुत चिंता हुई मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं यह एक मेजर मेजर ब्लंडर है, मेजर ब्लंडर है। प्लीज मार्क कर लो, कहीं नोट करो, मेल डालो आईसीआई से और उनसे पूछो, यही सवाल उनके से पूछो कि कल को सर हमारे या मैम हमारे 5-10 मिनट ये जब वेस्ट हो जाएंगे अगर एग्जाम में, उस वजह से हमारा कोई मेजर नुकसान हो जाएगा। 6 महीना लग जाता है भाई अगले अटेम्प्ट में, 6 महीना बर्बाद होता है आपका। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा बताइए आप? क्या आप हमारी मदद करेंगे उस टाइम? नहीं करेगा भाई, कोई नहीं मदद करेगा, कोई नहीं मानेगा आपकी बात कि आपके इसकी वजह से आपका पेपर छूटा, जिसकी वजह से आप फेल हो। नहीं मानेगा कोई, आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे इस बात को। सिंपल बात है, इट्स योर वर्ड अगेंस्ट देयर वर्ड, सिंपल ऐसी बात है। आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको दोबारा से पेपर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भाई चिंता की बात है। इट इज अ मेजर ब्लंडर। इवन दो एक सिंपल सी टाइपिंग मिस्टेक नजर आ रही है, लेकिन इसके जो रिपरकर्शंस होंगे आपके लिए वो बहुत मेजर होंगे। ठीक है, तो बस यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि मेल जरूर डालना अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए, अपने फेलो जो स्टूडेंट्स है जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं उनके बेनिफिट के लिए प्लीज एक बार मेल जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन्वेंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंपल सा सवाल है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। बढ़ते क्या कहता है, राज लिमिटेड prepared their accounts for the financial year ended on 31st March 2022. Due to unavoidable circumstances, actual stock has been taken on 10th April. मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च को क्लोज हुआ, हमें 31st मार्च को स्टॉक टेकिंग करके अपनी स्टॉक की वैल्यू निकालनी चाहिए थी, बट हमने क्या किया, ड्यू टू अनअवॉइडेबल प्रैक्टिकल रीजंस हम 31st मार्च को नहीं कर पाए, हम 10 दिन बाद में कर पाए 10th अप्रैल को, व्हेन इट वाज ascertained at ₹5 लाख, जब इसकी वैल्यू आई 5 लाख रुपए। इट हैज बीन फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक on the day of dispatch and return inwards in the return inward book on the day of the goods received। क्या बोल रहा है वो आपसे? वो बता रहा है कि जो सेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं, जो सेल्स और सेल्स रिटर्न हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सेल्स हम कब रिकॉर्ड करेंगे अपनी किताबों में, जब गुड्स हमारे गोडाउन से, हमारी वेयरहाउस से एक्चुअली में निकल जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब जो माल वापस आ रहा है वो हमारे गोडाउन में वापस रिसीव हो जाए। ठीक है, तो फिजिकल मूवमेंट के हिसाब से हम लोग अपनी सेल्स एंड सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा,
सेकेंड में कहता है परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक ऑन द डे द इनवॉइसेज आर रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है बिल्कुल उल्टा कि परचेज हम कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हमें इनवॉइस मिल रहा है, यानी हम एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट के हिसाब से नहीं परचेज रिकॉर्ड करें, जैसे हमको इनवॉइस मिल जाता है वैसे ही हम अपनी किताबों में परचेज रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन। थर्ड में पढ़ते हैं अब, सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल 2022 टू 9 अप्रैल 2022, मतलब जो इंटरवीनिंग पीरियड है, हम लोग क्या बोलते हैं इंटरवीनिंग पीरियड, तो इंटरवीनिंग पीरियड की आपको सेल्स बता रहा है 80,000 की एज पर सेल्स डेमो। फोर्थ में कहता है फ्री सैंपल्स फॉर बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल, अगेन मतलब इंटरवीनिंग पीरियड में, अमाउंटिंग टू ₹6,000 एट कॉस्ट। कह रहा है कि इस इंटरवीनिंग पीरियड में हमने कुछ सामान इशू भी करा फॉर बिजनेस प्रमोशन एज फ्री सैंपल्स 16,000 का एट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट वैल्यू ही आपको बता रहा है, कॉस्ट ही बता रहा है आपको कि कितने रुपए के कॉस्ट का सामान आपने एज फ्री सैंपल इशू करा ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है सर। फिफ्थ में कहता है परचेजेस ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल अमाउंटेड टू ₹40,000 बट गुड्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 नॉट रिसीव टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। मतलब क्या हुआ इसका, वो कह रहा है कि इंटरवीनिंग पीरियड में वैसे परचेजेस तो हुई हमारी 40,000 की, तो आपको ऊपर बताया था सवाल ने कि परचेजेस हम इनवॉइस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हमें इनवॉइस जब मिल जाता है हम तब रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब इंटरवीनिंग पीरियड में मुझे कितने रुपए के इनवॉइसेस मिले, ध्यान देना, मुझे 40,000 रुपीज के परचेज इनवॉइसेस मिले ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, लेकिन इसमें से 8,000 रुपए के गुड्स ऐसे हैं जो स्टॉक टेकिंग की डेट तक यानी 10 अप्रैल तक मिले ही नहीं, यानी आउट ऑफ ये 40,000 के परचेज हमें सिर्फ 32,000 रुपीज के जो परचेज है वो रिसीव हुए एक्चुअली में ड्यूरिंग दिस इंटरवीनिंग पीरियड। अब बात समझ पाए? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 40,000 रुपीज के जो परचेज हैं इसमें से एक्चुअली ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड हमें 32,000 रुपीज का ही सामान मिला, बैलेंस 8,000 रुपए का सामान नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, जो उसने ऊपर 10 अप्रैल की इन्वेंट्री की वैल्यू बताई थी 5 लाख रुपए की, इस इन्वेंट्री की वैल्यू में कितने रुपए के परचेजेस एक्चुअली में आ रहे होंगे, कितने रुपए का माल एक्चुअली में आ रहा होगा, सिर्फ 32,000 का, बिकॉज बैलेंस 8,000 का सामान तो हमें 10 अप्रैल तक मिला ही नहीं, तो 10 अप्रैल को वो हमारे गोडाउन में पड़ा ही नहीं हुआ था, सिर्फ आउट ऑफ 40,000 32,000 रुपीज का ही सामान हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ था। ठीक है जी, यस सर। सिक्स्थ में कहता है इनवॉइसेस फॉर गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू ₹80,000 वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च 2022 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो एक सिंपल पॉइंट है कि भाई कोई मार्च की परचेज थी, तो मार्च की परचेज थी तो ऑब्वियस ही बात है 31 मार्च की इन्वेंट्री में ये इंक्लूड होनी चाहिए थी, परंतु हमने फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता क्या रीजन, फॉर सम रीजन ये अभी स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ऊपर जो स्टॉक की वैल्यू आ रही है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब जिस भी रीजन से इंक्लूडेड नहीं है मुझे नहीं पता, बस वो जो ऊपर 5 लाख की स्टॉक की वैल्यू है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो कि होनी चाहिए, बिकॉज ये मार्च की परचेज है तो 31 मार्च को मेरी इन्वेंट्री है तो ये मेरी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होनी चाहिए। इसके अलावा कहता है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, एसरटेन करो स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। तो काफी फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। इन्वेंट्रीज में से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो स्टॉक टेकिंग में से आते हैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस, या तो कभी कभी वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में से आते हैं। तो जनरली इन दोनों टॉपिक्स में से इन्वेंट्रीज में सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी फेवरेट सवाल है मुझे बोलना चाहिए आईसीआई का। चलो आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6, तो लिखो स्टेटमेंट showing value of inventory as on 31st March 2022। ठीक है, तो प्रॉपर हेडिंग के साथ करना है हमें काम, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। चलिए तो लिखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 10th अप्रैल 2022, ये दे रखा है 5 लाख।
तो जो भी वैल्यू हमें दे रखी होती है, जिस भी डेट की वैल्यू हमें दे रखी होती है, वो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। अब वहां से हमें रिवर्स कैलकुलेशंस करके 31 मार्च की वैल्यू पे आना है। आगे की डेट की स्टॉक की वैल्यू दे रखी है तो हमें पीछे आना है, आगे से पीछे आना है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करना है और हमें 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यू पे पहुंचना है। ठीक है, तो वापस से पढ़ते हुए जाएंगे। अब आप अपनी क्वेश्चन से पढ़ते हुए चलना। फर्स्ट एंड सेकंड जो पॉइंट है वो तो इंफॉर्मेशन का पॉइंट है, उसका कैलकुलेशन में यहां पे ऐसा कोई यूज नहीं है। थर्ड पॉइंट से पढ़ना शुरू करना। चलो एक काम करते हैं, यहीं से पढ़ते हैं वापस से। सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल आपको बता रखी 80,000। तो आपको पता है अगर आगे की डेट से आप शुरुआत करते हो, अगर आप आगे की डेट से शुरुआत करते हो तो इंटरवीनिंग पीरियड का जो सेल्स होता है वो हमें माइनस करना पड़ता है। रीजन सिंपल है ना, क्योंकि 31 मार्च को अब ये 80,000 रुपए का जो सेल हुआ, ये सामान मेरी गोडाउन से चला गया, लेकिन 31 मार्च को तो ये मेरी इन्वेंट्री में होना चाहिए, 31 मार्च को मेरी इन्वेंट्री में काउंट होना चाहिए, लेकिन 10 अप्रैल को क्योंकि ये सामान बिक चुका है, ये मेरे इन्वेंट्री में नहीं आ रहा होगा जो मैंने स्टॉक टेकिंग करी होगी 10 अप्रैल की। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि पूरा का पूरा सामान नहीं आ रहा मेरी इन्वेंट्री में 10 अप्रैल को? बिकॉज सवाल ने क्या बोला था कि जो सेल्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट के बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका माने ये कि पूरी पूरी जो 80,000 की सेल्स है ये पूरी की पूरी हमारी इन्वेंट्री से चली गई होगी, इसलिए ये मेरी 10 अप्रैल के स्टॉक में नहीं आ रही होगी। तो हमको तो लेके आना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ। ध्यान रखना कॉस्ट लेनी है हम, सेल्स स्टॉक को सेल्स वैल्यू पे दे रखिए, हमें सारी कैलकुलेशन कॉस्ट पे लेनी होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड। तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है भाई, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। सेल्स आपको दे कितनी रुपए की रखी है, सेल्स आपको 80,000 रुपए की दे रखी है। इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट हटा दोगे तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार देख लो। उसने बोल रखा था प्रॉफिट का मार्जिन हमारा है 25% ऑन कॉस्ट, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट। और आपको शॉर्टकट मैं उम्मीद करता हूं पता होगा कैसे हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है 1/5 ऑफ सेल्स। तो मतलब मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स कितना हो गया, 1/5। बराबर है बात? चलो तो निकाल लो तो 80,000 का 1/5 हो गया मेरा प्रॉफिट मार्जिन, तो ये कितना आएगा 16,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया बाहर 64,000, और ये मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से ऐड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड हो गया, सॉरी फोर्थ में देखते हैं। फ्री सैंपल्स फॉर बिजनेस प्रमोशन इशूड 16,000 एट कॉस्ट। इंटरवीनिंग पीरियड में हमने सेल्स प्रमोशन के लिए कुछ 16,000 के कॉस्ट के गुड्स इशू कर दिए। तो अगेन बिल्कुल सेम लॉजिक, ये इंटरवीनिंग पीरियड में इशू है, 31 मार्च को तो मेरे पास होंगे, तो 31 मार्च की इन्वेंट्री में काउंट होने चाहिए, परंतु 10 अप्रैल की इन्वेंट्री में वो आ नहीं रहे होंगे क्योंकि वो तब तक इशू हो चुके थे। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए इसको भी ऐड ही करना पड़ेगा। तो लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स इशूड एज फ्री सैंपल्स ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, तो इसमें तो कोई मत्था पच्ची है नहीं, डायरेक्टली कॉस्ट ही गिवन है, तो बस ये आंख बंद करके फटाफट से 16,000 हम ऐड कर देंगे। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट है परचेजेस वाला पॉइंट। तो पहले तो दिमाग में बैठा दो कि अगर आगे की डेट से पीछे की डेट में आना है तो परचेज का आप क्या करोगे, परचेज आप माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे, बिकॉज ये परचेज इंटरवीनिंग पीरियड में आपने करी, तो 10 अप्रैल को जब स्टॉक काउंट हो रहा है उस दिन तो ये परचेज का जो सामान होगा वो मेरे पास पड़ा होगा, तो वो 10 अप्रैल की इन्वेंट्री में आ रहा होगा। लेकिन 31 मार्च को तो मैं इस सामान का मालिक था ही नहीं, तो मेरी 31 मार्च की इन्वेंट्री में वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए वो सामान को माइनस करना पड़ेगा। चलो तो लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है,
तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें इसका क्या करना है, लेकिन केयरफुल रहना। उसने परचेजेस कितनी की बता रखी है, उसने परचेजेस वैसे 40,000 की बता रखी है, लेकिन हमने क्या बोला, इसमें से 8,000 की तो ऐसी परचेजेस है जो 10th अप्रैल तक मुझे मिले ही नहीं थी। इसका मतलब 10th अप्रैल की इन्वेंट्री में वो आ ही नहीं रही होगी। इसका मतलब इन शॉर्ट मेरी 10th अप्रैल की इन्वेंट्री में एक्चुअली में इसमें से सिर्फ 32,000 की कॉस्ट की इन्वेंट्री आ रही है। तो मैं माइनस कितना करूंगा, उतना हिस्सा तो करूंगा भाई जो मेरी 10th अप्रैल की इन्वेंट्री में आ रहा है, बाकी क्यों माइनस करूंगा। तो मैं सिर्फ 32,000 रुपए माइनस करूंगा। तो ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था वो तो सिंपल सा था कि मार्च की कोई परचेज है जो इन्वेंट्री में आ नहीं रही, तो हम उसको लेके आ जाएंगे। तो एड जहां ऊपर है वहीं लिख देते हैं। तो परचेज ऑफ मार्च नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो ये हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि ये मेरी मार्च की इन्वेंट्री में 31 मार्च की इन्वेंट्री में काउंट होना चाहिए। तो कितना है 80,000, नहीं सॉरी 80,000 नहीं, कितना है 80,000 ही तो है, 80,000 राइट। बस ये प्लस माइनस करो, आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गई एज ऑन 31 मार्च 2022। जल्दी से कर लेता हूं, प्लस माइनस 5 लाख प्लस 64 प्लस 16 प्लस 80 माइनस 32। तो ये कितनी आ रही है 6,28,000, 6,28,000। ठीक है, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन के ऊपर, बेहद आसान सवाल, एग्जाम में अक्सर आ जाता है 4 to 5 मार्क्स में, तो इंपॉर्टेंट है बट इजी है। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ। तो 10 साल की हमने जिंदगी मान के इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करा अपनी 10 लाख की मशीनरी को, एंड जीरो रेजिडुअल वैल्यू मतलब जीरो स्क्रैप वैल्यू फॉर 4 years। तो 4 साल तक हम लोग डेप्रिशिएट करते रहे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हुए, अज्यूमिंग 10 years, और कॉस्ट कितनी है 10 लाख। एट द एंड ऑफ 4th year, 4 साल के बाद, द मशीनरी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 40,000 रुपीज। तो अब हमने 4 साल बाद इसको 40,000 रुपए से अपवर्ड रीवैल्यू करा, मतलब वैल्यू बढ़ा दी। उसके अलावा और क्या किया हमने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो एसेस करी उसको रीअसेस करा बेसिकली एट 8 years। तो जाहिर सी बात है 10 साल ओरिजिनल एस्टिमेट था, उसमें से 4 साल निकल गए, तो 4 साल बाद अब रिमेनिंग साल कितने बचे होंगे एज पर ओरिजिनल एस्टिमेट, 6 साल बचे होंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको वापस से रीएस्टिमेट करा। हमने बोला नहीं 4 साल बाद, हमने बोला 4 साल बाद खड़े होकर हमने बोला कि नहीं 6 साल नहीं, हम मानेंगे कि अभी 8 साल और बचे हैं। तो देखो ये सवाल बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, और मेजॉरिटी बच्चे इसको बिल्कुल सही सही कर भी लेते हैं। हमें करना क्या है, बेसिकली हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर द 5th year। आओ, तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। तो देखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 10 लाख रुपए। ठीक है, इसमें से अब माइनस कर दो डेप्रिसिएशन फॉर 4 years, 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड। 10 लाख की कॉस्ट है, जीरो स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाय 10 यूजफुल लाइफ, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। मुझे 4 साल की निकाल रही है तो इंटू 4, सिंपल हो गया। तो 1 लाख इंटू 4 बेसिकली, तो कितना आ रहा है 4 लाख। तो इसका मतलब मेरा WDV कितना आ रहा होगा अभी, WDV एट ईयर 4 एंड, 4 साल बाद मेरा WDV कितना आ रहा होगा 6 लाख का। परंतु अब हमने क्या किया, इसमें हमने इसको अपवर्ड रीवैल्यू करा, तो प्लस कर देंगे अपवर्ड रीवैल्यूएशन। ओहो सॉरी, इसको हम लोग अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऐड कर देंगे। कितने रुपए से अपवर्ड रीवैल्यू करा हमने इसको, 40,000 से, तो रिवाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई 6,40,000 रिवाइज्ड वैल्यू। तो देयरफॉर
डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर कितनी आ गई? अब 6,40,000 की मैं मानूंगा कि अब मेरी मशीन 6,40,000 की हो गई। देखो, जब हम लोग कुछ भी करते हैं, मतलब हम लोग मान लो हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज काउंटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो इसको हम बैक डेट से एडजस्ट नहीं करते, इसको हम बैक डेट से एडजस्ट नहीं करते, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं करते, इसको हम लोग प्रोस्पेक्टिवली ही एडजस्ट करते हैं। तो यहां पे हम अब बेसिकली क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि ऐसे समझो कि अब मैंने कोई नई मशीन मान लो कॉस्ट 6,40,000 की कॉस्ट की खरीद ली, तो अब मैं दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा कि ठीक है 6,40,000 की मशीनरी है और मेरा अब रिवाइज कितना साल बचा है? 6 साल वैसे बचा होना था, लेकिन अब क्वेश्चन ने बोला कि हमने उसको रीअसेस कर दिया एट 8 ईयर्स। तो इसका मतलब अब 5th ईयर से मैं कितने रुपए की डिप्रिसिएशन चार्ज करने लग जाऊंगा? 80,000 की। क्लियर? तो बिल्कुल इजी सवाल है, आई होप आपने कर ही लिया होगा। तो बच्चों इस पार्ट पे तो हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग अपने पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हां, अगेन फाइनली आपको प्लीज ईमेल जरूर करनी है इंस्टीट्यूट को, पर अभी मत करना। वंस हमारी सारी आरटीपी की डिस्कशन खत्म हो जाएगी तो एक ही साथ हम लोग ईमेल करेंगे। टुकड़ों टुकड़ों में क्या ईमेल करना, तो पूरी आरटीपी डिस्कस करने के बाद फिर हम एक साथ ईमेल करेंगे, सारी गलतियों को एक साथ वहां पे बताएंगे। राइट? तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।